हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही है और यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी। ठीक है, यानी कि क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं भूगोल। और आपको पता होगा, जिन बच्चों ने हमारा कोर्स को ज्वाइन कर लिया है, तो हमारी क्लास 6 क्लास 7 कंप्लीट हो चुकी है और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 पर आ चुके हैं। क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर पूरा हो चुका है। अभी आज जो हमारी क्लास है वो सेकंड चैप्टर की है और क्लास जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसका हम लोग आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, और ये सारी जो क्लासेस हैं एकदम फ्री हैं और हमारी यहाँ पर इसकी स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पर हम लोग क्लास नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, अब क्लास नोट्स जो है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के ही लिए हैं, क्योंकि ये जो पूरा जो कोर्स है, पूरी जो वीडियोस हैं, ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए हैं। और क्लास नोट्स का फ़ायदा ये है आपको कि आपको रिवीजन करने में बहुत शॉर्ट टाइम लगेगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको एक ही जगह लिखे हुए मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहले हम लोग ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे, यानी भूगोल को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद बाकी सब्जेक्ट्स को भी हम लोग करेंगे, जो कि हम लोग डिटेल में उनको अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। और आप चाहे स्कूल में हो, स्कूल के स्टूडेंट हो, या फिर आप कंपटीशन की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, एनसीईआरटीज़ की बुक को पढ़ना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिए और फुल सुनिए और सब्जेक्ट को हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, मैंने आपको बताया है कि हमारी क्लास 8 है और चैप्टर है हमारा सेकंड। अब चैप्टर का नाम क्या है? ये है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, यानी भूमि। ठीक है, हम किसके बारे में पढ़ेंगे? यहाँ पे भूमि के बारे में पढ़ेंगे, मृदा के बारे में पढ़ेंगे, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। और इस चैप्टर में भी हम लोग यही पढ़ेंगे कि जो हमारी लैंड है, भूमि है, उसका क्या यूज़ है। ठीक है ना, उसको कंजर्व किस तरह से किया जा सकता है, अगर उसका डिग्रेडेशन हो रहा है तो हम उसे कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से कारक हैं जिनके कारण सॉइल बनती है। ऐसे ही हम लोग हर चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, इनके यूजेस पढ़ेंगे, इनके कंजर्वेशन पढ़ेंगे। तो बस ये चैप्टर इसी चीज़ के बारे में है। ठीक है, तो अभी आपको चैप्टर तो पता चल गया होगा कि चैप्टर के अंदर क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब पहला जो इसके अंदर पॉइंट आता है वो आता है लैंड, यानी भूमि का। अब आपको पता है लैंड क्या है? लैंड जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। अब रिसोर्स के बारे में हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, अच्छे से समझाया था कि रिसोर्स क्या है, बताया था ना। रिसोर्स क्या है कि जिसको भी हम लोग यूज़ करते हैं, जिसकी हमारे लिए वैल्यू है, जिसकी हमारे लिए यूटिलिटी है, वो क्या है? वो रिसोर्स है। ठीक है, तो लैंड जो है, भूमि जो है, वो भी हमारे लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, यानी कि प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, तो लैंड जो है वो क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। और रिसोर्स हमारा फर्स्ट चैप्टर में था। देखो, यहाँ एक एक पॉइंट का, एक एक वर्ड का बहुत गहरा मतलब है। अब रिसोर्स जो है, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ जाके पहला चैप्टर देखिए, उसकी वीडियो देखिए। ठीक है, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक, वहाँ हमने डेली लाइफ के एग्जाम्पल से समझा है कि रिसोर्स क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, हमारे चारों तरफ की जो चीज़ें हैं, हम खुद एक रिसोर्स हैं। बहुत अच्छे से समझा रखा है, डेली लाइफ के सारे एग्जाम्पल्स ले लेके आपको समझा रखा है। तो इस चैप्टर को आप ज़रूर देखिए। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लैंड पढ़ रहे हैं, यानी भूमि। तो भूमि हमारा एक प्राकृतिक संसाधन है जो कि नेचुरली है, नेचर से हमें मिला है। ठीक है, अब जो भूमि है वो क्या करती है? वो 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस, अगर हमारी ये अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, उसका अगर हम लें तो कितना परसेंट? 30% का हिस्सा, इसका 30% का हिस्सा पर क्या है? वो भूमि है। ठीक है, और उसके बहुत स्मॉल परसेंटेज ऐसी है जिस पर कि नॉन हैबिटेबल है, मतलब जिस पर नहीं रहा जा सकता। ठीक है ना। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, विश्व में जनसंख्या का जो वितरण है वो असमान पाया जाता है। आपको पता होगा वो असमान कैसे है? जैसे कि पहाड़ों पे जनसंख्या कम होती है ना, जो मैदानी इलाके होते हैं, जहाँ नदियाँ होती हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड जनसंख्या एकदम घिच पिच तरीके से रहती है। आपको पता होगा ये वाली बात। तो बस यही वाली बात यहाँ पर बोली गई है कि पॉपुलेशन का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी जनसंख्या का असमान वितरण पाया जाता है। अब ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है
क्लाइमेट के ऊपर, यानी जो हमारा क्लाइमेट है, जलवायु किस तरह की है, उस एरिया की जलवायु क्या है, ठीक है ना। वहाँ पर रग्ड टोपोग्राफी यानी कि ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृतियाँ हैं, वहाँ रहना बहुत मुश्किल होता है। ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृतियों से क्या मतलब है, पहाड़ी इलाकों से मतलब है यहाँ पर, ठीक है। पर्वतों के तीव्र ढलान, वहाँ पर घर में रहना मुश्किल है, खेती करना मुश्किल है, तो वहाँ पर जनसंख्या बहुत ही कम रहती है, मरुस्थल में भी कम रहती है, ठीक है ना। या फिर है सघन वन। तो इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन का वितरण कैसा है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अब देखो सेकंड पॉइंट वही है जो अभी मैंने आपको बताया कि जो प्लेन्स हैं, रिवर्स, वैलीज़ हैं, वो उनमें क्या होता है, सूटेबल लैंड मिलती है हमारी कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। क्यों, वहाँ पर उर्वर मैदान होते हैं, नदियाँ घाटियाँ होती हैं, पानी मिलता है, आपका बिजनेस चलता है, खेती बाड़ी होती है, पशुओं के लिए पानी मिलता है, ठीक है ना। यहाँ जीवन बहुत ही ज़्यादा सुगम होता है और आसान होता है, और ऐसी भूमि पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड तरीके से रहती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका है कि ये असमान वितरण क्यों है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है पॉपुलेशन का, क्योंकि ये इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है जो मैंने अभी आपको बताया। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा देखो, आगे जाने से पहले जो बच्चे नए हैं उनको देखो ये जान लो आप लोग कि जो हमारा जो चैनल है उस पर जीएस एमसीक्यूज़ और पॉलिटी एमसीक्यूज़ की 2 सीरीज़ चल रही हैं। जीएस में हम लोग 8 क्वेश्चंस करवाते हैं आपको, और जो डेली करंट अफेयर्स आते हैं ना, जो कि डेली करंट अफेयर्स हैं, उनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज़ बनते हैं, उनमें से जो एमसीक्यूज़ बनेंगे जो आपके सिलेबस का पार्ट होंगे, वहाँ से हम लोग ये एमसीक्यूज़ ला करके ये वीडियोज़ बनाते हैं, और आपके सिलेबस यहाँ से बहुत ज़्यादा कवर हो जाता है, और आपके करंट अफेयर भी कवर होते हैं, और किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं ये भी कवर होते हैं। और पॉलिटी एमसीक्यूज़ में 10 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ये हमने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, इसमें आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझा रखा है, फंडामेंटल्स क्लियर यहाँ करवा रखे हैं राज्य व्यवस्था के, उसको जाइए और सुनिए, ठीक है। अब एनसीईआरटी की जो मैंने अभी आपको बताया कि एक हमारे डिटेल्ड एनालिसिस है, जो यही जो चैप्टर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इनमें चैप्टर वाइज पढ़ाया जाता है, फिर इनमें से जो एमसीक्यूज़ बनते हैं ये उनकी वीडियोज़ हैं, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। अब है ट्रिक्स का। ट्रिक्स में 5 एमसीक्यूज़ करवाते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं, यानी कि अब देखो उसके नाम से पता चल रहा है कि ट्रिक है, मतलब कि बहुत ही आसानी से, जो जिसे हम कभी भूलें ना, इस तरीके से यहाँ पर वीडियोज़ जो है वो आपके लिए बनाई गई हैं। अब नेक्स्ट है हमारा करंट अफेयर्स मंथली, यानी कि पूरी महीने के जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं उनको यहाँ पर हम लोग 1 लाइनर में कंप्लीट करते हैं। अभी अप्रैल की आ चुकी है, अप्रैल की, और ये 70 1 लाइनर में हमने कंप्लीट करवाई है, आप जाकर देखिए। और मेंस टॉपिक्स जो हैं ये उन बच्चों के लिए है जो कि मेंस की तैयारी शुरू से ही करते हैं, सीरियसली लेते हैं, और वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो हम यहाँ पर आपको पहले से ही कवर करवा देते हैं, जिससे कि एग्ज़ाम में जाके आपको उनकी जान पहचान हो और आप अच्छे से उनसे अच्छा क्वेश्चन आंसर लिख कर आएँ, ठीक है। अगर आप हमारी चैनल की कम्युनिटी पर जाएंगे, देखिए कम्युनिटी पर हम लोग रेगुलरली क्वेश्चन डालते हैं, आप जाइए वहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रैक्टिस करना, और ये जितना भी सब कुछ है ये हमारे चैनल पर फ्री है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है, आपको कहीं कोई जाने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है ना। हमारे चैनल में जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला देख लेते हैं। अभी हमने लैंड पढ़ा, अब हम क्या पढ़ेंगे, भूमि का यूज़ पढ़ेंगे, यानी कि भूमि का उपयोग क्या होता है, लैंड का क्या यूज़ है। अब देखो लैंड जो है अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है, आपको पता होगा, ये एग्रीकल्चर के लिए यूज़ की जाती है ना। हमारे किसान क्या करते हैं, वहाँ पर कृषि करते हैं, फॉरेस्ट्री, जंगल उगाए जाते हैं, यानी वानिकी होती है, उस पर खनन होता है। अब खनन के लिए भी तो लैंड ही चाहिए, यानी कि माइनिंग करने के लिए, तभी तो हमारा कॉपर, आयरन है ना, ये सब उसमें उसके अंदर से निकाला जाता है, फिर मेटल्स के वो बनाए जाते हैं, फिर उनसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, उनसे शहर बनते हैं, बड़े बड़े बिजनेस बनते हैं, मशीनें बनती हैं, ठीक है ना। इन्हीं चीज़ों से अब इसी का जो यूज़, एक और यूज़ है कि जब ज़मीन पर, भूमि पर ही क्या बनते हैं, हमारे हाउसेस बनते हैं, सड़कों और उद्योगों की स्थापना किस पर होती है, तो ये भी तो लैंड का यूज़ ही हो गया कि लैंड का ये यूज़ है। अब लैंड का जो यूज़ होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स से डिटरमाइन होता है, यानी कि भूमि का उपयोग जो है वो भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब देखो ये भौतिक कारक कौन से हैं, भौतिक का मतलब है कि फिज़िकल कारक, यानी कि फिज़िकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं।
तो एक तो आता है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब क्या है? स्थलाकृति, ठीक है। एक है सॉइल यानी मृदा, एक है क्लाइमेट यानी जलवायु, और मिनरल्स यानी खनिज। तो ये वो फिजिकल फैक्टर्स यानी कि भौतिक कारक हैं, ये भूमि के जो उपयोग है ना, ये उसको निर्धारित करते हैं कि किस तरह से हम भूमि का उपयोग करते हैं। अब इसमें कुछ ह्यूमन फैक्टर्स भी आते हैं। ह्यूमन फैक्टर्स का क्या मतलब है कि मानवीय कारक हैं। कौन से कारक हैं? मानवीय कारक। अब मानवीय कारक में क्या है? मानवीय कारक में हमारी पॉपुलेशन आती है, यानी हमारी जनसंख्या आती है, और टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी का भी तो यूज़ करते हैं। मॉडर्न ज़माना है तो टेक्नोलॉजी के होने से ही तो मॉडर्नाइजेशन है हर जगह, तो यानी कि प्रौद्योगिकी का भी यहाँ पर महत्व है, ठीक है। अब देखो अगला देख लीजिए अब आप कि ये जो लैंड है यानी कि जो भूमि है, उसको अगर हमें और भी क्लासीफाई करें यानी कि और उसको कैटेगराइज करें, तो उसको हम लोग ओनरशिप के बेसिस पर कैटेगराइज कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, यानी कि स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, जो लैंड होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक है हमारी प्राइवेट लैंड। प्राइवेट लैंड यानी कि निजी भूमि, जो कि हमारे गांव में है, हम सबके पास हैं, खेत खलियान है ना, अपने खुद के घर हैं, बागीचे हैं, तो वो हमारी प्राइवेट लैंड हो गई। हो गई नहीं होगी? क्यों? क्योंकि वो हमारे ही मम्मी डैडी दादा दादी इनके नाम पर है। इनके नाम पर है कि नहीं? यही उसके मालिक हैं, यानी हम लोग उसके मालिक हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओन्ड बाय इंडिविजुअल, कि उस पर व्यक्तियों का स्वामित्व हुआ। अब हम ही उसके स्वामी हैं, हमारे ही नाम पर है, हमारे पापा के नाम पर है, दादा के नाम पर है, तो वो हमारी क्या हो गई? वो हमारी प्राइवेट लैंड हो गई, और ये हमारी क्या हो गई? निजी भूमि। तो इसको बोलते हैं निजी भूमि, जो कि हमारे खुद के एक इंडिविजुअल के नाम पर होती है। ओन्ड बाय इंडिविजुअल, उसका मालिक हुआ, तो वो हो गई निजी भूमि। अब इसी तरह से कम्युनिटी लैंड भी होती है। कम्युनिटी लैंड क्या होती है? यानी कि सामुदायिक भूमि, जो पूरा समुदाय जो है, पूरी कम्युनिटी उसकी मालिक है, ठीक है ना। अब पूरी कम्युनिटी मालिक कैसे हो सकती है? देखो यहाँ पर पूरी एक कम्युनिटी, एक कस्बा, ठीक है ना, बहुत सारे लोग यहाँ पर, पूरी कम्युनिटी, पूरे गांव हो गया, कस्बा हो गया, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, तो उन सभी का अधिकार है। उन सभी का अधिकार जंगलों पर है, उन सभी का अधिकार वहाँ पर जो नदियाँ हैं, तालाब हैं, उन पर है। अब उस अधिकार का मतलब क्या हुआ? उस अधिकार का मतलब ये हुआ कि ये सारे लोगों को ये अधिकार है कि जंगलों में जाकर अपने जानवरों के लिए चारा लेकर आ सकते हैं, ठीक है। वहाँ से फल तोड़ सकते हैं, सब्जियाँ तोड़ सकते हैं, ठीक है, नट्स तोड़ सकते हैं, और मेडिसिनल हर्ब्स यानी कि फल हो गए, नट हो गए, और औषधीय बूटियाँ तोड़ सकते हैं, और यहाँ तक कि उनको तोड़ करके अपने बाज़ारों में बेच भी सकते हैं। तो इस तरह की भूमि को क्या कहते हैं? इस तरह की भूमि को कहते हैं कम्युनिटी लैंड, यानी कि सामुदायिक भूमि कहा जाता है। यहाँ पर सिर्फ एक इंसान मालिक नहीं होता, एक इंसान की दादागिरी बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर पूरे कस्बे की है, पूरे गांव की है, ठीक है। और ऐसी जो कम्युनिटी, जो समुदाय है, ये आपको गांव के एरिया में मिल जाएगी, या फिर जो ट्राइबल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर मिल जाती है। जनजातीय क्षेत्र जो होते हैं नॉर्थ ईस्ट में मिल जाती है, पूर्वोत्तर राज्यों में मिल जाती है, ठीक है ना। वहाँ पर ऐसा ही ट्रेडिशन होता है कि पूरी कम्युनिटी का ही अधिकार होता है। तो अब ये समझ में आ गया कि यहाँ पे लैंड की जो ओनरशिप है वो दो तरह से दी गई है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अगला है हमारा, देखो इसी वाली को जो सामुदायिक वाला था ना कि कम्युनिटी लैंड, सामुदायिक भूमि, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स बोलेंगे। मतलब कि साझा संपत्ति संसाधन भी कहा जाता है, कि संपत्ति क्या हो गई? साझा हो गई, है ना। तो इसको हमने क्या बोला? साझा संपत्ति संसाधन। अब संसाधन क्योंकि ये रिसोर्स है, क्योंकि यहाँ से हम क्या ला रहे हैं? यहाँ से हम ला रहे हैं नट्स, ला रहे हैं अपने जानवरों के लिए चारा बीन कर लाते हैं, फल लाते हैं, मेडिसिनल हर्ब्स लाते हैं, तो ये हमारे लिए क्या हो गए? संसाधन हो गए। इससे जीविका चलती है, तो ये किस में आ गया? संसाधन में आ गया, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब अगला पॉइंट क्या कहता है? देखो अब ये है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड डिमांड। अब देखो धीरे धीरे अब हो क्या रहा है? अब धीरे धीरे ये हो रहा है कि हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है, यहाँ तक कि इतनी बढ़ चुकी है कि इंडिया जो है, जो हमारा भारत है, वो मोस्ट पॉपुलस नंबर 1 पे आ चुका है। पॉपुलेशन में मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुका है, ठीक है। अब देखो जब पॉपुलेशन बढ़ेगी, जनसंख्या अगर बढ़ेगी, तो सीधा सा मतलब है सभी को खाना चाहिए होगा,
सभी को कपड़े भी चाहिए होंगे, चाहिए होंगे, सभी को पानी भी चाहिए होगा, तो सभी की डिमांड बढ़ रही है, ठीक है ना। अब इन सब चीज़, इस डिमांड को पूरा करने के लिए क्या ज़रूरी हुआ, यानी कि लैंड की ज़रूरत बनी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे हुए, उनके बच्चों को घर अलग अलग चाहिए, तो घर किस पर बनेगा, घर बनेगा ज़मीन पर बनेगा, लैंड पर जब बनेगा, ठीक है। फिर उनके बच्चे हुए, फिर उनको और घर चाहिए, ठीक है ना। तो अब धीरे धीरे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि अब शहरों में अगर आप आकर देखोगे तो बिल्डिंगें हो गई हैं। पहले तो सिर्फ एक मंजिला जो होता था कॉलोनी, लेकिन अब क्या हो गई, एक मंजिला, दूसरी मंजिला, तीसरी मंजिला, चौथी मंजिला, ऐसे करते करते अब ये सब हो गया है। तो ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पर लैंड की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है, ठीक है। अब ये क्यों हुई है कमी? ये पॉपुलेशन की वजह से हुई है, और प्लस क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो डिमांड बहुत ज़्यादा है। अब उस डिमांड को पूरा करने के लिए ऐसे लॉजिक्स लगाए गए, ठीक है। तो बस यहाँ पर यही है, क्योंकि लैंड जो है वो बहुत लिमिटेड है। अब लैंड तो उतनी रहेगी, लैंड तो ये नहीं है कि एक पृथ्वी, दो पृथ्वी बन गई या चार पृथ्वी बन गई, पृथ्वी तो एक ही है हमारी, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर क्या हो रहा है, उसके ऊपर जनसंख्या दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो ये लैंड हमारे लिए कम पड़ती जा रही है, ठीक है। अब देखो, जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है। अब सदैव क्यों बढ़ेगी? क्योंकि भैया, क्योंकि पॉपुलेशन सदैव ही बढ़ रही है, पॉपुलेशन रुकने का नाम थोड़ा ना लेगी, वो तो बढ़ती रहेगी। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सदैव बढ़ती रहती है। लेकिन भूमि की उपलब्धता जो है वो बहुत ही ज़्यादा सीमित है, ठीक है। अब देखो, अब इसके स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। अब स्थान के अनुसार कैसे होता है, वो मैंने आपको बताया कि पहाड़ों के हिसाब से होता है या फिर मैदानों के हिसाब से होता है। अब अगला क्या आता है इसके अंदर, क्योंकि जो लोग हैं लोगों ने अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है, यानी कि कॉमन लैंड को एनक्रोच करना शुरू कर दिया है। जो लैंड उनकी थी भी नहीं, उस पर भी अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया है, अपनी कॉलोनीज़ बसानी शुरू कर दी हैं। क्यों कर दी हैं? क्योंकि लैंड जो है वो बहुत ही सीमित है, ठीक है ना। उस पर क्या बनाए जा रहे हैं, उस पर हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाए जा रहे हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े घर बनाए जा रहे हैं। और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें कृषि योग्य भूमि, अब क्योंकि देखो खाने के लिए तो कृषि ज़्यादा होनी चाहिए, तब तो ज़्यादा अनाज उगेगा। क्योंकि ज़्यादा अनाज क्यों उगाने की ज़रूरत है, ज़्यादा अनाज इसलिए ज़रूरत है क्योंकि पॉपुलेशन भी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्र वाले क्या कर रहे हैं, वहाँ पर जंगलों की तरफ अपना इंक्रोचमेंट कर रहे हैं। अगर देखो यहाँ पर एक गांव था, ठीक है, और इधर की तरफ क्या था, यहाँ पर था जंगल, ठीक है। अब पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, तो पहले सिर्फ गांव यहाँ तक था हमारा गांव। अब थोड़ा से काटा, फिर ये और आगे आ गया, फिर और काटा, फिर ये और आगे आ गया। तो बस इसी को बोलते हैं लैंड एंक्रोचमेंट। अगर कोई बड़े बड़े से तालाब थे तो वो सूख गए, पहली बात तो, ठीक है ना। फिर वहाँ पर भी लोगों ने अपने घर बनाने शुरू कर दिए। तो बस इसी को बोलते हैं अनाधिकृत हस्तक्षेप, ठीक है। नदियों के आसपास भी घर बना लेना, या जो लैंड गवर्नमेंट की लैंड है उस पर भी अपना अधिकार कर लेना। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी बस्तियां बन जाती हैं जिसको हम लोग स्लम्स बोलते हैं, है ना। बस ये उनके बारे में बात करी गई है। चलो अब देखो इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि मानव ऐसे कर तो लेता है, मनुष्य कर तो लेता है, लेकिन इससे क्या होता है, इससे लैंड का डिग्रेडेशन होता है, ठीक है। इससे लैंड का डिग्रेडेशन यानी कि भूमि का निम्नीकरण होता है। और अगर ये हाल अगर पहाड़ों में हो रहा है तो क्या होगा, तो लैंडस्लाइड हो जाएगी। लैंडस्लाइड क्यों हो जाएगी, क्योंकि इस पर जो मकान होंगे वो बहुत ज़्यादा बन जाएंगे, इसके ऊपर भार ज़्यादा हो जाएगा। और भार क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो पेड़ों की कटाई हो जाएगी। अब पेड़ों की कटाई से क्या होता है, क्योंकि ये जो जड़ें होती हैं ना, ये मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। अब जब ये पेड़ तुम काट ही दोगे, पेड़ काट दोगे, घर बना लोगे, ठीक है ना, घर बना लोगे, तो क्या होगा कि भूमि के बड़े बड़े जो टुकड़े हैं ना वो पूरे ही फिसल कर नीचे आ जाते हैं, यानी कि भूस्खलन हो गया। बड़ा भूमि का टुकड़ा जो है वो फिसल कर नीचे आ गया, और यहाँ पर जो है पूरी की पूरी मिट्टी जमा हो जाती है, और यहाँ पे वो रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है ना, और नदियाँ ब्लॉक हो जाती हैं। तो बस इसी को क्या बोलते हैं, लैंडस्लाइड बोलते हैं। तो ये सब किसका नतीजा हुआ, हमारे पॉपुलेशन का हुआ, जो हमने हैफहज़ार्ड वे में लैंड का यूज़ करना शुरू करा, उसकी वजह से हुआ ये, ठीक है। अब इसी एनक्रोचमेंट जो हमने करा उसकी वजह से हुआ। अब देखो अगला क्या है कि सॉइल इरोजन, इसी की वजह से सॉइल इरोजन भी होता है, यानी कि मृदा का अपरदन भी होता है। क्यों होता है मृदा का अपरदन, क्योंकि हम पेड़ ही काट देते हैं। अब पेड़ काट देंगे तो वो पेड़ जो पेड़ ने पहले मिट्टी को ऐसे पकड़ा हुआ था, तुमने वो पेड़ काट दिया है, तो वहाँ की जो ऐसे मिट्टी है वो तो उड़ के जाएगी, ठीक है। तो वो मिट्टी जो है उपजाऊ बचेगी ही नहीं,
बिल्कुल उपजाऊ नहीं बचेगी और यहाँ से पूरी मिट्टी जो है वो हट जाएगी और इसको क्या बोलेंगे, सॉइल इरोजन बोलेंगे। और इसी तरह से सॉइल इरोजन से होते होते धीरे धीरे कैसी स्थिति आ जाती है, डेजर्टिफिकेशन यानी कि मरुस्थलीकरण की आ जाती है, माने डेजर्ट्स बन जाते हैं, क्योंकि मिट्टी पर अब सिर्फ क्या रह गई है, सिर्फ मिट्टी रह गई है, चट्टानें रह गई हैं। अब पेड़ जो थे वो कट चुके हैं, ठीक है ना, मानव ने अपने यूज़ के लिए क्या कर दिया है, पेड़ों को काट दिया है। तो ये सब उसके क्या हो गए, परिणाम हो गए। चलो अब अगला देख लेते हैं आगे क्या है। अब है देखो, हमने प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी पढ़ ली, अब हम ये देख लेते हैं कि क्या हमने हरकतें कर दी हैं उसके लिए हम लोग लैंड का कंजर्वेशन कर सकते हैं, यानी कि भूमि का संसाधन का संरक्षण हम लोग किस तरह से करेंगे। गलतियां हो चुकी हैं, लेकिन अब उन गलतियों को सुधारा कैसे जाए। अब देखो कैसे सुधारा जाए। लैंड डिग्रेडेशन कैन बी चेक्ड बाय फॉलोइंग मेथड। अब इन तरीक़ों से भूमि संरक्षण के लिए प्रमुख कुछ सामान्य तरीके हैं। कौन से हैं। पहली बात, जो हमने पेड़ काटे थे तो हम क्या करेंगे, अब पेड़ों को लगाएंगे, यानी एफॉरेस्टेशन करेंगे, वन रोपण करेंगे। सीधी सी बात है, क्योंकि पहले हमने क्या करा था, पेड़ ही तो काट दिए थे और पेड़ काटने से ही सारी प्रॉब्लम्स हुई थी, है ना, ठीक है। क्योंकि पेड़ काटने से ही क्या होता है, लैंड डिग्रेड हो गई थी, लैंडस्लाइड हो गया था, भूस्खलन हो गया था, मृदा अपरदन हो गया था, मरुस्थलीकरण हो गया था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो क्या हुआ कि हम लोग पेड़ लगाए। हमें अपने घरों के आसपास भी बहुत सारी हरियाली ही रखनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब अगला क्या होगा, अगला ये है कि लैंड रिक्लेमेशन, यानी कि भूमि का उद्धार करना चाहिए। जो भूमि हमने ख़राब कर दी है उसको हम लोग क्या करें, उसको रिक्लेम करें, फिर से हम उसको ठीक करें। और अगला स्टेप क्या है, अगला ये है कि हम लोग रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइज़र, हम इसका रेगुलेटेड ही यूज़ करें। रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग हम लोग करें। देखो आपको पता होगा कि अभी आजकल क्या हो रहा है, क्योंकि हमारी जो लैंड है, हमारी भूमि है, सॉइल है, वो इतनी उर्वरक नहीं बची है, इतनी फर्टाइल नहीं बची है। तो हमारा किसान क्या करते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव फर्टिलाइज़र यानी कि उर्वरक का यूज़ करते हैं। इतने यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी अपनी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसान जो है वो फर्टिलाइज़र का यूज़ बहुत ही ज़्यादा कर देता है। प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो है किसान क्या करता है, फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा अंधाधुंध यूज़ कर लेता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर एक्सेसिव फर्टिलाइज़र यहाँ आ जाता है, जिससे कि क्या होता है, यहाँ पर लैंड भी सलाइन हो जाती है, अल्कलाइन हो जाती है, एसिडिफाई हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो बस ये और इन्हीं सभी की वजह से जो है हमारी लैंड डिग्रेड हो जाती है, यानी कि निम्नीकरण हो जाता है हमारी भूमि का। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि रेगुलेटेड यूज़ हमें करना चाहिए, यानी कि एक ऑप्टिमम यूज़ करना चाहिए। जितना हमें यूज़ करना है, जितनी उसकी मात्रा गवर्नमेंट के द्वारा बताई गई है ना, उतना ही हमें यूज़ करना चाहिए। अधिक यूज़ नहीं करना चाहिए, यानी कि एक्सेसिव यूज़ नहीं करना चाहिए, ऑप्टिमम यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब अगला क्या आता है, अगला आता है चेक ऑन ओवर ग्रेजिंग, अतिचरण पर रोक। अब ओवर ग्रेजिंग क्या है, जो हमारे जो गांव होते हैं उनमें जो जानवर होते हैं, आपको पता होगा कि जानवर लोग क्या करते हैं, जो घास होती है उसको इस तरह से उखाड़ते हैं कि उस घास की तो ऐसे जड़ें होती है ना, जैसे हमारे घास है, अब इसके नीचे जो होंगी ना ये जड़ें होंगी, अब वो इस पूरे को तो उखाड़ ही लेंगे और ये उसकी जड़ें भी साथ आती हैं। अब उन जड़ों के साथ ना मिट्टी के कण होते हैं बहुत सारे, तो बस वो मिट्टी कण ऊपर उड़ जाते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, तो बस पूरी मिट्टी क्या होती है, लूज़ हो जाती है, ठीक है ना, पूरी मिट्टी ढीली पड़ जाती है। अब यही मिट्टी जब हवा चलेगी तो अपने साथ इस मिट्टी को दूर दूर तक उड़ाकर ले जाएगी। इसी प्रोसेस को, ये भी एक ऐसा प्रोसेस है जिससे क्या होता है, सॉइल इरोजन हो जाता है और धीरे धीरे वो एरिया किस में आ जाता है, डेजर्टिफिकेशन, यानी कि मरुस्थलीकरण की तरफ अग्रसर हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें अतिचरण पर रोक लगानी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गए हमारे उपाय कि किस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, भूमि का संरक्षण कर सकते हैं। चलो अगला देख लेते हैं। अब देखो लैंडस्लाइड, जो मैंने आपको बताया लैंडस्लाइड क्या होती है, पहले तो ये देख लेते हैं कि लैंडस्लाइड है क्या। और लैंडस्लाइड देखो पहाड़ी इलाकों में होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ होती है, पहाड़ी इलाके। अब जैसे मानो ये एक पहाड़ है, ठीक है, ये हमने एक माना ये एक पहाड़ है, ये क्या है, ये पहाड़ है। अब यहाँ पर
पहले क्या होते थे, पहले बहुत सारे मानव पेड़ उगा करते थे। अब वही कि मानव ने अपनी हरकतें करी, सारे पेड़ काट दिए, ठीक है ना, कुछ नहीं छोड़ा यहाँ पर, और अपनी क्या बना ली, बस्तियाँ बना ली, यहाँ पर रोड्स बना लिए, यहाँ पर जो है वो ट्रैवलर्स आने लग गए, बहुत ही ज़्यादा पर्यटक आने लग गए। अब धीरे 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 क्या हुआ, इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई, इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई कि यहाँ पर जो है यहाँ पर भी पेड़ पौधे का कोई नामो निशान नहीं रहा, और यहाँ पर बारिश जो है वो उतनी हो रही है, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा कि ज़मीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा क्या होगा, ये नीचे की तरफ खिसक जाएगा, ठीक है। तो इस वाले प्रोसेस को कि ज़मीन के बहुत बड़े टुकड़े ने बहुत बड़ा मास जो है लैंड का, वो नीचे की तरफ जो है वो क्या हो गया, रॉक डेब्रिस अर्थ डाउन अ स्लोप, इस स्लोप से नीचे की तरफ खिसक जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लैंड स्लाइड यानी भूस्खलन कहा जाता है। तो हिंदी में देख लो क्या है, यह है शैल, मलबा या ढाल से नीचे गिरने वाली मिट्टी का बृहत संचालन, यानी बहुत बड़े टुकड़े की यहाँ बात करी गई है, इसको बोलते हैं लैंड स्लाइड। अब इसके कारण क्या क्या हैं, देखो कारण है इसका अर्थक्वेक। अब देखो जो मिट्टी पहले ही कमज़ोर हो चुकी है, वहाँ पेड़ पौधे है ही नहीं, अर्थक्वेक थोड़ा सा आया, ठीक है ना, अर्थक्वेक आया तो उसका आपको पता है, भूकंप आया तो उसकी जो सिस्मिक वेव्स होती हैं उससे क्या होगा, ये सब ढीला पड़ जाएगा, ऐसे ऐसे ढीला पड़ जाएगा, क्योंकि उसकी वेव्स होती हैं बहुत दूर दूर तक आती हैं, ऐसे 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 बहुत दूर दूर तक वेव्स आती हैं। तो बस वो फटाफट से क्या होगा, स्लोप पहले ही यहाँ पर ढलान है, तुरंत सारी मिट्टी क्या होगी, नीचे आ जाएगी, ठीक है। अब यही कारण फ्लड का भी होता है, उत्तराखंड में यही सब तो हो रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर कोई ज्वालामुखी फटा है तो उसकी वजह से भी होता है। अब अगर माइनिंग तुम कर रहे हो, अब इस जगह पर माइनिंग करोगे, ठीक है, तो माइनिंग करने से भी क्या होगा, क्योंकि तुम खोदे जा रहे हो, तो वो क्या होगा, वो पूरी लैंड क्या होगी, वो ढीली पड़ जाएगी, ठीक है ना, पूरी लैंड होगी वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर माइनिंग है। अब देखो आपने सुना होगा कि रैट होल माइनिंग, आपको पता होगा रैट होल माइनिंग क्या होती है। तो रैट होल माइनिंग में भी क्या होता है, जो इंसान होता है ना, अब देखो ऊपर यहाँ पर पेड़ है, अब वो क्या करेगा, यहाँ छोटा सा छेद करके ज़मीन में घुस जाते हैं, ऐसे ज़मीन में घुस करके और वहाँ से पूरा खनन कर लेते हैं, पूरी इस ज़मीन को अंदर घुस घुस कर उसको खाली कर लेते हैं। तो ये वाला एरिया पूरा खाली हो जाता है, ठीक है। और अब जब कभी भी यहाँ पर भूकंप आया, कभी भी यहाँ पर कोई भी वोल्केनो फूटा, तो क्या होगा, धड़ाम से पूरी ज़मीन क्योंकि खोखली हो चुकी है, तो यहाँ पर सब कुछ क्या होगा, यहाँ पर लैंडस्लाइड हो जाएगी। इसको भी ऐसे ही बोलते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और कई बार तो रैट होल माइनिंग में ऐसे भी इंसिडेंट हुए हैं कि लोग भी दब गए हैं, ठीक है। तो अब मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ चुका होगा कि आप लोगों को यहाँ पर माइनिंग का मतलब समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो माइनिंग कोई भी हो, कोई भी खनन हो, किसी भी तरह का खनन क्यों ना हो, यहाँ पर जैसे कि ओपन माइनिंग भी होती है ना, जो बड़े बड़े मैदानों में होती है, उनमें भी यही वाला ही खतरा रहता है, ठीक है। तो वहाँ पर भी भूमि का ऐसा ही नुकसान होने का हमें वो रहता है, खतरा रहता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब डिफॉरेस्टेशन मैंने आपको पहले बता ही दिया है। अब देखो इम्पैक्ट क्या पड़ता है, असर क्या पड़ेगा, असर ये पड़ेगा कि लॉस ऑफ लाइफ हो जाएगा, जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचता है, ठीक है। और ऐसे ही इलाकों में क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, क्योंकि पेड़ पौधे नहीं बचते, ठीक है। क्या नहीं बचते, पेड़ पौधे नहीं बचते। चलो अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। अब है मिटिगेशन मैकेनिज़्म। अब यहाँ पर न्यूनीकरण विधि क्रिया को हम देख लेते हैं कि हम इस तरह के खतरों से कैसे बच सकते हैं। पहली बात तो ये है कि ऐसे जो इलाके होते हैं, प्रभावी जो क्षेत्र हैं, जिन क्षेत्रों में ऐसा खतरा हो सकता है, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर मानचित्र बनाते हैं, यानी कि हज़ार्ड मैपिंग बनाई जाती है। फिर उस पूरे एरिया को आइडेंटिफाई करा जाता है, स्थानों को इंगित करा जाता है, और फिर गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पर सारा काम करा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल। देखो प्रतिधारी दीवार का निर्माण यहाँ पर है कि जैसे कि मानो कोई नदी है, जो मैंने अभी आपको बताया, तो उसके चारों तरफ जो होती है ना, उसको जिससे कि वो ना खिसके। देखो चलो देखो यहाँ ये पहाड़ में आएगा, जैसे पहाड़ है ना। अब यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर भूस्खलन का खतरा है, क्योंकि ज़मीन जो है वो नीचे की तरफ स्लाइड होकर आएगी, आपको पता है, तो यहाँ पर ऐसे हम लोग दीवार बना देंगे, ठीक है। तो थोड़े थोड़े जो भी भूमि के टुकड़े आएंगे, जो भी रॉक्स के जो टुकड़े आएंगे, वो क्या होंगे, वो यहीं पर इकट्ठे हो जाएंगे, और यहाँ पर जो भी रोड होगा या फिर जो नदी होगी वो ब्लॉक नहीं होएगी, ठीक है ना, वो ब्लॉक नहीं होएगी। तो यहाँ पर क्या देख लिया हमने, रिटेंशन वॉल। इस चीज़
तरीके को, ऐसी दीवार बनाने को, यहाँ पे हमने एक दीवार बनाई है तो उस दीवार बनाने को क्या बोलते हैं? प्रतिधारी दीवार। इसका निर्माण हमने कर लिया। अब थर्ड है हमारा इंक्रीज इन द वेजिटेशन, यानी कि वनस्पति आवरण में वृद्धि। वही कि यहाँ पर हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें वनस्पति उगाना है, ठीक है ना। वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, जंगल, ये सब हमें अच्छे से हरे भरे ही रखने हैं। नेक्स्ट है सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क, पृष्ठीय अपवाह निरंतर उपाय, ठीक है। अब देखो ये भी उसी से ही रिलेटेड है कि जो सरफेस ड्रेनेज है उसमें भी हमें ऐसे ही काम रखने हैं, ठीक है। जैसे मैंने अब आपको बताया कि ये चीज़ रुके ना, बस यही वाले उपाय करने हैं। चलो आगे करते हैं, आगे चलते हैं। अगला है हमारा सॉइल। अब हमारा आ गया है सॉइल यानी कि मृदा। अब सेकंड नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो है यहाँ पर मृदा। अब मृदा क्या होती है? मृदा है कि लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली सी परत है। अब आपको पता होगा, देखिए जैसे ये हमारी भूमि है। अब उस भूमि में सबसे ऊपर की परत पर हम क्या देखते हैं? हम मिट्टी तो देखते हैं, है कि नहीं है? मिट्टी में आप कई बच्चे खेले भी होंगे। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ये ऐसे मिट्टी के कण होते हैं, एक ग्रेन जैसे सब्सटेंस की एक लेयर होती है, यानी कि दानेदार कण होते हैं। बस उसी की पतली सी परत को, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो पतली सी परत है, ऊपरी जो परत है, उसको हम सॉइल बोलते हैं। अब ये तो सभी को पता है कि मिट्टी किसे कहा जाता है। अब लेकिन हमें अपने कोर्स में पढ़नी है तो ये ऐसी डेफिनेशंस हमें याद करनी होती हैं कि लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस है जिसने कि सरफेस ऑफ अर्थ को कवर कर रखा है। अब देखो इसके अगला देख लेते हैं। अगला ये है कि लैंडफॉर्म डिटरमाइंस द टाइप ऑफ द सॉइल, यानी कि स्थल रूप जो है, स्थल का जो रूप है, स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। और जो हमारी मिट्टी होती है, जो हमारी मृदा है, वो किस किस की बनी होती है? वो बनी होती है ऑर्गेनिक मैटर्स की, मिनरल्स की। मिट्टी में भी बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ठीक है। वेदर्ड रॉक्स होती हैं, यानी कि मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। अब देखो इसको हम लोग समझ लेते हैं अच्छे से। यहाँ पर देखो इस डायग्राम से हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। इस डायग्राम से हम लोग समझते हैं। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, देखो इसको डायग्राम से समझ लेते हैं कि यहाँ पर हमने क्या बताया है कि जो मिट्टी होती है वो हमारी ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल और वेदर्ड रॉक से बनी होती है, यानी कि खनिजों से बनी होती है, चट्टानों से बनी होती है और जैव पदार्थों से बनी होती है। देखो अगर हम एक बहुत बड़ी एक भूमि लें, उस भूमि को अगर हम लेयर से ऐसे काटेंगे ना, यहाँ से देखो इसको, हाँ देखो ये मानो हमने एक भूमि का एक टुकड़ा हमने से काटा, तो हम क्या उसमें देखेंगे कि उसके सबसे नीचे वाली जो लेयर है ना, ये वाली जो लेयर है, ये बहुत ही सख्त होती है। ये सख्त क्यों होती है? क्योंकि जो मिट्टी बनती है ना, उसके नीचे रॉक होती है, यानी कि पत्थर सा होता है उसके नीचे, तो उसी के अंदर वेदरिंग होती है, यानी कि उसी के अंदर अपक्षय होता है। धीरे धीरे उसी पे धूप पड़ती है, उसी पे बारिश पड़ती है, ठीक है ना, उसी पे हर चीज़, एनिमल्स चलते हैं, घास उगती है, पेड़ उगती है। तो धीरे धीरे इसी वाली जो पेरेंट रॉक है, पेरेंट रॉक को क्या बोलेंगे? जनक चट्टान जो है। पेरेंट रॉक का मतलब है ये जनक चट्टान है। जनक का मतलब है कि इसके ऊपर जो मिट्टी बनेगी उसकी जनक यही वाली शैल है, यही वाली रॉक है, इसीलिए इसको पेरेंट रॉक बोलते हैं। और ये थोड़ी नीचे की तरफ इसीलिए होती है क्योंकि यही धूप में टूट टूट के, यही बारिश में टूट टूट के, इसी के अंदर ही वेदरिंग हुई है, इसी के अंदर अपक्षय हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा और ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर वेदर्ड रॉक का मटेरियल मिलेगा। फिर और ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये वाली जो लेयर होगी, ये होगी यहाँ पर सिल्ट, सैंड, क्ले, थोड़ी और महीन मिलेगी। फिर और सबसे ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर ह्यूमस और वेजिटेशन, क्योंकि सबसे ऊपर क्या होता है? सबसे ऊपर जो है हमारे पेड़ पौधे उगे होते हैं, तो उसी की पत्तियाँ गिरती हैं, ठीक है ना। उसी के जो एनिमल्स हैं, जानवर हैं, वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा, इसी को कहा जाता है। वनस्पति होती है और ऊपरी मृदा होती है, ठीक है। थोड़ा सा हल्का नीचे जाएंगे, ये वाली जो मैंने आपको बताया, सिल्ट, सैंड और क्ले जो होती है उसको बोलते हैं बालू, गाद बोलते हैं। और क्ले के साथ यहाँ पर उप मृदा पाई जाती है। ये जो सेकंड वाली लेयर है, इसमें थोड़ा और नीचे जाएंगे तो ये आएगी वही वाली जो मैंने आपको बताया कि ये
अपक्षित चट्टानी पदार्थ होता है यहाँ पर। और सबसे नीचे कौन सी हो गई, सबसे नीचे हो गई हमारी जनक शैल यानी जनक चट्टानें। इसी वाली शैल से जिस तरह की आपकी पेरेंट रॉक होगी ना, जिस तरह की आपकी जनक शैल होगी, उसी तरह की मिट्टी भी पाई जाएगी। इसीलिए आपको पता भी होगा कि हमारे भारत देश में बहुत सारी विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि काली मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है ना, बलुआ मिट्टी पाई जाती है, बहुत सारी मिट्टी पाई जाती है। तो उनके जो रंग होते हैं, टेक्सचर होते हैं, वो इसी पेरेंट रॉक पर ही डिपेंड करते हैं कि कौन सा चट्टान है, कौन सा पत्थर है। उसी पत्थर की अपक्षय होकर, उसी पत्थर का वेदरिंग होकर यहाँ पर वो मिट्टी बनती है। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ ये तो आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा कि मैं आपको यहाँ पर क्या समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, अब ये देखो, ये वही डेफिनेशन जो मैंने आपको बताया कि वेदरिंग यानी अपक्षय, तो मैंने आपको समझाया अभी। यहाँ पर ब्रेकिंग अप होता है, मतलब टूट फूट होती है, डिके होता है, सड़ जाता है। एक्सपोज जो रॉक होती है ना, धीरे धीरे डिके हो जाती है, टूट जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें क्या बढ़ता है, उसमें टेम्परेचर बदलाव होते हैं। टेम्परेचर बदलाव कैसे? जैसे कि मौसम में कभी गर्मी आई है ना, तापमान में परिवर्तन, गर्मी आई, सर्दी आई, बरसातें आई, क्या एक जैसे टेम्परेचर रहता है? नहीं रहता। कभी बहुत ठंड होती है, कभी बहुत गर्मी होती है, कभी नॉर्मल रहता है। ठीक है ना। अब उसी के अंदर फ्रॉस्ट एक्शन, मतलब कड़कड़ाने वाली जो सर्दी होती है उसको फ्रॉस्ट एक्शन बोल दिया। उसी में जो उस तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं, उस तरह के एनिमल्स हैं, ह्यूमन की एक्टिविटी हैं, यानी कि तुषार क्रिया, पौधे, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावृत शैलों का टूटना और क्षय होना, बस इसी को हम बोलते हैं। ये तो हम अपने आसपास, अपने गांव, खेत खलिहान, इन सब में देखते ही रहते हैं। तो ये ज्योग्राफी जो है ये कुछ है नहीं, बस हम अपने आसपास के जो आपका जो खेत खलिहान है, घर बार है, जंगल है, बस उनको अगर आप ऑब्ज़र्व करोगे ना, ऑब्ज़र्व करके एक डेफिनेशन का बिल्कुल परफेक्ट रूप दे दोगे, वही ज्योग्राफी है। वैसे हम सभी को सब कुछ आता है, बस हमें ये जानना है कि हमें क्या क्या आता है। अरे वाह, हमें तो वेदरिंग पहले ही पता थी। अब देखो, ये हमें डेफिनेशन पता करके क्या पता चला, हमें अपक्षय पहले ही पता है। वो बात अलग है, हमें ये नहीं पता कि ये वेदरिंग है, लेकिन अब पढ़ के हमें क्या पता चल गया कि ये हमने बचपन से क्या ऑब्ज़र्व करा, वेदरिंग तो ऑब्ज़र्व करी। ठीक है ना, आता हमें सब कुछ है, बस हमें किताबों में उनके जो साइंटिफिक नाम है, उनके जो पढ़ाई में किताबों में नाम दे रखे हैं, बस वही देखने हैं। तो ऐसा कुछ पढ़ाई कुछ इतनी कठिन है नहीं। ठीक है ना, आता हमें पहले से ही सब कुछ। चलिए, इसको अगर आप एक ईजी वे में पढ़ेंगे तो बहुत आपको आसान लगेगा पढ़ना। अब देखो, अब है फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, यानी मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले। अब यहाँ पर हम कारक पढ़ेंगे। कारक का क्या मतलब हुआ कि जो मिट्टी है, मृदा है, वो किन किन चीज़ों से प्रभावित होकर बनती है। अभी मैंने आपको क्या बताया डायग्राम में, मैंने आपको पेरेंट रॉक बताया ना, यानी कि जनक शैल बताया कि जो सबसे नीचे वाली जो रॉक है, जो सबसे नीचे का पत्थर है, उसी के अंदर अपक्षय होगा, उसी में टेम्परेचर, गर्मी, सर्दी, ठीक है ना, बारिश, धूप, ये सब पड़ेगा। फिर ये ऐसे टूटेगी, इसके अंदर चटकन आएगी। ये चटकन आएगी तो क्या होगी, थोड़ी और महीन हो जाएगी, थोड़े मोटे मोटे पत्थर में टूट जाएगी, फिर थोड़ा और गर्मी धूप आएगी, फिर और महीन हो जाएगी। तो ऐसे ही जब हम इसको लेयर को देखेंगे तो वो लेयर मैंने आपको जो ऊपर समझाई है, ये वही चीज़ है। ठीक है ना, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ चुका है कि मैंने पेरेंट रॉक के बारे में आपको क्या समझाया, जनक शैल के बारे में। और ये जो जनक शैल है, यही डिटरमाइन करती है कि कैसा रंग रूप होगा, कैसा रंग होगा, कैसा गठन होगा, कैसे इसके जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ना, रासायनिक गुणधर्म कैसे होंगे, कौन सा खनिज पाया जाएगा। ठीक है। अब देखो, जैसे आपको पता है हमारे जो इंडिया है उसमें बहुत तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। अब एक होती है आग्नेय चट्टान, आपको पता होगा, इग्नियस रॉक होती है। अब इग्नियस रॉक से कौन सी मिट्टी बनती है, ब्लैक सॉइल बनती है। तो ठीक है, तो फ़र्क पड़ गया कि पेरेंट रॉक कौन सी थी, इग्नियस रॉक थी, तो मिट्टी कौन सी बन गई, मिट्टी बन गई हमारी ब्लैक सॉइल। इसी तरह से हमारी रेड सॉइल, येलो सॉइल, बहुत सारी सॉइल्स बनती हैं। ठीक है ना। अब अगर इसको हम थोड़ा और आम भाषा में देखें तो जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, तो अब जैसे हमारे पेरेंट्स हैं उन्हीं के गुण हमारे अंदर भी आते हैं। अगर वो गुस्से वाले हैं तो थोड़े बहुत गुस्से वाले हमारे अंदर भी आएंगे। ठीक है ना। जैसा उनका रंग रूप होगा वैसा रंग रूप थोड़ा हमें भी मिलेगा। तो बस वही चीज़ है कि जैसी पेरेंट रॉक होगी वैसे ही वहाँ की क्या होगी, सॉइल होगी। तो ये समझ में आ चुका है।
अब चलो अगला चलते हैं, अगला देखते हैं। अगला है हमारा क्लाइमेट यानी कि जलवायु। और जलवायु जो है उसमें क्या क्या होता है, उसमें हमारा तापमान होता है, यानी जलवायु में टेम्परेचर तो होगा ही, ठीक है ना। कितनी रेनफॉल हो रही है यानी कितनी वर्षा हो रही है, क्या उसका पक्ष है, किस तरह से वहाँ पर ह्यूमस का निर्माण हो रहा है, ये सभी यहाँ पर ये फैक्टर्स भी सॉइल की फॉर्मेशन के लिए होते हैं, ठीक है। अब समय देखो, समय क्या होता है, समय भी मृदा को जो है अफेक्ट करता है। वो कैसे करता है कि जितना ज़्यादा समय होगा, जितने ज़्यादा टाइम हो चुका होगा उस एरिया की जो सॉइल है उसको बनने में, ठीक है ना, उतनी ही ज़्यादा मोटी लेयर वहाँ की सॉइल बनी हुई हमें मिलेगी, ठीक है। अब अगर कोई नई जगह है, नई रॉक है, नई चट्टान है, तो वहाँ पर और हमने बस 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल बहुत ही कम समय में हम देखेंगे उसे, तो बहुत ही पतली लेयर हमें मिट्टी की बनी हुई मिलेगी। लेकिन वही अगर हम देखेंगे हज़ारों वर्षों बाद तो बहुत ज़्यादा मोटी लेयर बन चुकी होगी, ठीक है। तो ये समय का फ़र्क यहाँ पर पड़ जाता है। अब अगला देख लो, अगला है फ्लोरा, फौना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि वनस्पति जात और प्राणी जात और सूक्ष्म जीव, ये भी जो है असर डालते हैं कि मृदा किस तरह की बनेगी। अब एक आता है रिलीफ, रिलीफ में आता है उच्चावच, तुंगत और ढाल, यानी कि क्या एल्टीट्यूड है, कितनी ऊंचाई है, क्या ढलान है, ठीक है ना, कितनी मोटाई उसकी जमा हुई है वहाँ पर। तो ये इन चीज़ों से ये मतलब है, यहाँ पर रिलीफ से ये मतलब हुआ कि यहाँ पर ढाल कितना है। अब ढाल अगर देखो, ढाल अगर ऐसा होगा, ऐसा कि बहुत ही जो है ज़्यादा ढलान नहीं है, बहुत ही धीमा स्लोप है यहाँ पर, तो क्या होगी, यहाँ पे मिट्टी की लेयर थोड़ी मोटी होगी, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि वो मिट्टी जो है नीचे की तरफ फिसलेगी नहीं, वो मिट्टी अपने ही स्थान पर रहेगी जब भी बनेगी। अब लेकिन अगर ढलान कैसा है, ऐसा है एकदम पहाड़, ऐसा एकदम चोंच वाला एकदम पहाड़ है, ठीक है ना, ढलान बहुत तेज़ है, तो इसकी जो मिट्टी होगी बड़ी पतली होगी, ठीक है, बहुत पतली सी होगी। क्यों, क्योंकि उसके दाने, उसके कण लुढ़क कर कहाँ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, तो बार बार इसकी लेयर को क्या कर देंगे, पतला कर देंगे। लेकिन जहाँ ढलान कम होगा वहाँ पर क्या होगी, मिट्टी की लेयर बहुत ही मोटी होगी, तो ढलान का ये असर पड़ जाता है, एल्टी उसका स्लोप का, ढलान मतलब स्लोप की भी यहाँ बात हो रही है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो फैक्टर्स आपको समझ में आ गए। अब ये वही फैक्टर्स हैं जो मैंने आपको बोले हैं, एक शब्द वही है कि पेरेंट रॉक क्या करता है, कलर, टेक्सचर, केमिकल, सेम हर चीज़ है। इस तरह से जलवायु ये बिल्कुल वही है जो मैंने आपको पढ़ाया है, सेम चीज़ है, ठीक है। चलिए ये आप देख लेना यहाँ पर। अब आता है डिग्रेडेशन एंड सॉइल कंजर्वेशन। देखो ये क्या है, मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। अब यहाँ पर हम लोग संरक्षण के उपाय देखेंगे। किसके उपाय देखेंगे, संरक्षण के उपाय को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अब फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल कौन कौन से हैं। एक तो देखो, पहले तो हम फैक्टर्स ही देख लेते हैं कि हमारा जो मृदा का निम्नीकरण है उसके कौन से कारण हैं। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि हमने जंगल काट दी हैं। जंगल काटने को क्या कहा जाता है, वनोन्मूलन, यानी वन, यहाँ पर वनोन्मूलन का मतलब है कि वनों से मतलब है, वनों को क्या कर दिया, उन्मूलन कर दिया। उन्मूलन मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है, किसको, वनों को उन्मूलन कर दिया, तो हो गया वनोन्मूलन यानी डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट को क्या कर दिया, डी कर दिया, हटा दिया फॉरेस्ट को, डिफॉरेस्टेशन। दूसरा ओवरग्रेजिंग, जो मैंने आपको बताया कि जानवर जो होते हैं कि घास नहीं भी होती जहाँ पर एरिया में, उसको भी तोड़ तोड़ के अपने मुंह में फंसा के खींच के खाते रहते हैं, तो सारी जो मिट्टी होती है वो क्या होती है, सारी मिट्टी बाहर आ जाती है, तो उस चीज़ से भी हमारी सॉइल का डिग्रेडेशन होता है। चलो अब अगला देख लेते हैं। अब यह है ओवर यूज़, केमिकल, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, ये वही है। और रेन वॉश क्या है, वर्षा का दोहन। और लैंडस्लाइड, भूस्खलन। और फ्लड और बाढ़, तो ये सारे हमारे क्या कारण हो गए, हमारे लैंड डिग्रेडेशन के हो गए। अब कुछ हम लोग तरीके ये देख लेते हैं कि कौन से मृदा संरक्षण की कौन कौन सी विधियाँ हैं जो हम अपने आसपास, अपने खेत खलियान है ना, उनमें हम लोग कर सकते हैं। कौन कौन से है, पहला तो आपका आता है मल्चिंग, ठीक है। मल्चिंग में क्या आता है, मल्चिंग में है कि यहाँ पर देखो, मल्च को बोलते हैं यहाँ पर मल्च बनाना, हिंदी में बोलते हैं इसको मल्च बनाना। तो यहाँ पर क्या है, मल्चिंग में जो पौधों के बीच की जो लैंड होती है ना, भूमि जो होती है, वहाँ पर जैव पदार्थ बस उनको ढक दो, वहाँ से उस चीज़ को ढक दो। जैसे कि माने ये पेड़ है, अब एक पेड़ यहाँ पर भी होगा, ठीक है ना, ऐसा ही पेड़ क्या है, यहाँ पर भी है। अब इनके बीच की जो भूमि है, इस पर अगर हम क्या कर दें, यहाँ पर हम पत्ते डाल दें, है ना, पत्ते डाल दें, डंडियाँ डाल दें, तो बस
उन्हीं को हम इससे ढक दें, तो सॉइल को कवर कर दें ऑर्गेनिक मैटर से, जिससे कि उसका जो मॉइस्चर है, उसका मॉइस्चर अंदर ही अंदर रहेगा, उसकी जो गीलापन है वो बाहर नहीं आएगा, वो सूखेगा नहीं। तो इस तरीक़े को हम क्या बोलते हैं, मल्च बनाना बोलते हैं, यानी कि मल्चिंग बोलते हैं। भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। जैसे कि हमने अपने गमलों में भी हम क्या करते हैं, जो भी उनके पत्ते गिरते हैं गमलों में डाल दो, तो फिर क्या होता है कि जब उनको पानी दोगे, यहाँ से पानी दोगे, तो मिट्टी जो है वहाँ से उड़ेगी नहीं, बाहर नहीं जाएगी। तो बस यही सेम तरीका अपने खेतों में भी हम लोग कर सकते हैं कि जो भूसा होता है, पत्ते हो गए बहुत सारे, है ना, तो वो हम अपने खेतों की मिट्टी पर क्या कर दें, उसको उससे ढक दें बस। फिर जो उसके नीचे का जो मॉइस्चर है, नम्रता है, आर्द्रता है, वो बाहर नहीं उड़ेगी, ठीक है ना, और हमारी लैंड जो है बहुत अच्छी फर्टाइल रहेगी। ठीक है, अब अगला तरीका देख लेते हैं। अगला तरीका कौन सा है? अगला तरीका है हमारा कंटूर बंडिंग। अगला मेथड है कंटूर बरियर। क्या है? कंटूर बरियर है, यानी कि समोच्च रेखीय रोधिकाएँ। ठीक है, समोच्च रेखीय रोधिकाएँ हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पत्थर, घास और मृदा का उपयोग किया जाता है। किस किस का किया जाता है? पत्थरों का, घास का और मिट्टी का उपयोग किया जाता है यहाँ पर। और रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए यहाँ पर क्या बनाई जाती हैं? खाइयाँ बनाई जाती हैं, यानी स्टोन, ग्रास, सॉइल, इनका यूज़ करा जाता है। और यहाँ पर बैरियर्स बना दिए जाते हैं। जैसे कि मानो इस वाले एरिया में, ये एरिया है, यहाँ पर खेती हो रही है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ढलान है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर हो रही है खेती। अब जब हम इस वाले खेत में हम लोग क्या डालेंगे? पानी डालेंगे, ठीक है ना, क्योंकि खेत को पानी तो देते ही हैं। तो जब भी हमने इस खेत को पानी दिया, तो वो पानी नीचे रिस के ऐसे नीचे ना चला जाए, तो यहाँ पर हमने क्या करा? यहाँ पर हमने पत्थर लगा दिए, घास लगा दी, मिट्टी लगा दी, जिससे कि यही इसी वाले एरिया में बस जमा हो जाए, बाहर नीचे जाके वो वेस्ट ना हो जाए। तो इस वाले तरीक़ों को क्या बोलेंगे? इस तरीके को बोलेंगे हमने एक यहाँ पे कंटूर बना दिया, एक बैरियर लगा दिया, ठीक है, यानी कि समोच्च रेखीय रोधिकाएँ ये हमने लगा दी, और छोटी छोटी सी खाइयाँ यहाँ बन जाती है, खाई सी बन जाती है। उन्हीं खाई में ये पानी जमा हो जाता है, वेस्ट नहीं होता। और ये पानी अगर यहाँ जमा हो जाएगा, तो यही पानी जो है नीचे पूरे उसको क्या करेगा? मॉइस्ट कर देगा, यानी गीला गीला कर देगा। तो बस ये पानी खेतों में ही रहेगा, उन्हीं पेड़ पौधों के भी काम आएगा। चलो अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा रॉक डैम। रॉक डैम का मतलब क्या है कि चट्टानों के बांध है ये, ठीक है। रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ द वाटर, दिस प्रिवेंट द गुलीज एंड फर्दर सॉइल लॉस। यानी कि यहाँ पर जल के प्रवाह को कम करने के लिए, जल का जो प्रवाह है, जो फ्लो है, उसको कम करने के लिए ये बनाए जाते हैं। और ये नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। तो यहाँ पर भी रॉक के ही डैम बनाए जाते हैं, चट्टान के बांध। मतलब यहाँ पर बीच बीच में क्या कर दिया जाता है? उनके फ्लो को रोक दिया जाता है। तो फ्लो को रोक देंगे, ठीक है ना, जिससे कि क्या होगा कि यहाँ पर वाटर का लॉस नहीं होगा, ठीक है। और जो हमारी मिट्टी है वो भी वेस्ट नहीं होगी, वो भी कहीं और बह के नहीं चली जाएगी। चलो अब अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा टेरेस फार्मिंग। अब देखो, अब क्या है? टेरेस फार्मिंग, यानी कि वेदिका फार्म के बारे में पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पर फ्लैट टेरेसेस बनाए जाते हैं। फ्लैट टेरेसेस बनाए जाते हैं, कहाँ पर बनाए जाते हैं? ये स्टीप स्लोप पे बनाए जाते हैं। अब देखो, स्टीप स्लोप से क्या पता चला कि ये वाला सारा काम कहाँ होता है? ये पहाड़ी इलाकों पे होता है। ये जो पहाड़ी इलाके हैं ना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ढलान होती है, तो ये यहाँ पर बनाया जाता है, यानी कि चौड़े, समतल, सोपान अथवा वैदिका तीव्र ढलानों पर बनाए जाते हैं। अब ये पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन को क्या करते हैं? ये उन्हें कम करते हैं। अब यहाँ पर आपको पता होगा टेरेस फार्मिंग कैसी होती है, आपने वहाँ पर देखा होगा पहाड़ी इलाकों में खेती होती है, पहाड़ों पर भी खेती की जाती है। तो यहाँ पर इस तरह से ऐसे यूँ काट दिए जाते हैं। यहाँ पर ऐसे हमने काटा, पहाड़ यहाँ से काट दिया, और ये जो एरिया है, इस वाले एरिया पर खेती कर दी जाएगी। फिर थोड़ा सा यहाँ से काट दिया, ठीक है, फिर ये वाला समतल बना दिया, फिर यहाँ पर पेड़ पौधे उगा दिए जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही इसी वाली चीज़ को हम क्या कह रहे हैं? इसी चीज़ को हम लोग टेरेस फार्मिंग कह रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ से काट दिया, तो ये वाला एरिया क्या हो गया? इस वाले एरिया में हमने खेती कर ली। तो ये जो हमने बनाई, एक तरह की टेरेस बना दी, है ना, फार्मिंग करने के लिए, यानी कि खेतों को उगाने के लिए, वैदिका फार्म बनाने के लिए, जिससे कि अब यहाँ पर अगर हम पानी डालेंगे, खाद डालेंगे, तो वो नीचे की तरफ डायरेक्टली स्लोप होके नीचे नहीं गिरेगा, वो पहले यहाँ गिरेगा। तो यहाँ का पूरा एरिया क्या हो जाएगा?
उसको उन वाले खेत के एरिया को पानी मिल जाएगा। अब ये बहुत बड़े बड़े रीजन्स होते हैं। ये तो डायग्राम में छोटा सा है, तो यहाँ छोटी सी हमें एक तस्वीर नज़र आ रही है, लेकिन जब आप जाकर रियलिटी में देखोगे तो पहाड़ बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, ये ज़मीनें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, ऐसे ये बड़े बड़े ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे खेती होती है, ये खेती होती है, ऐसी खेती, ठीक है, यहाँ पर होती है, ठीक है। तो यहाँ के लोग भी इस तरह से क्या कर लेते हैं, अपनी खेती कर लेते हैं, है ना, अपनी आजीविका कमा लेते हैं। तो बस, और अगर आपको ऐसे डायग्राम्स देखने हैं तो यूट्यूब की इमेजेस पर आप जाकर देख भी सकते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं देखने में, ठीक है। पहाड़ों पे होती हैं बहुत ज़्यादा, गूगल पर जाकर आप लोग उनको सर्च भी कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब अगला है हमारा इंटरक्रॉपिंग, मतलब कि बीज की फसल को उगाना। यहाँ पर डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज एंड सोन एट अ डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम द रेन वॉश। देखो यहाँ पर वर्षा दोहन को रोकने के लिए, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। देखो जैसे मानो ये खेत है, ठीक है। अब इस खेत पर हमने एक जो लाइन है, उस लाइन में हमने कोई और पेड़ पौधे उगा दिए, ठीक है, कोई और पेड़ पौधे उगा दिए। अब दूसरी रो में हमने कोई और पेड़ पौधे लगा दिए, ठीक है ना, कोई और वाली फसल उगा दी। अब यहाँ पर हमने कोई और फसल उगाई है, फिर मतलब कतारों में फिर हमने दोबारा ये वाली जो वाली फसल थी वो हमने रिपीट कर दी, फिर दूसरी वाली रिपीट कर दी। तो बस यहाँ पर कतारों में लगाई जाती हैं कि जो ये वाली फसल का जो टाइम होगा पकने का थोड़ा अलग होगा, इसका पकने का थोड़ा अलग होगा, इसका पकने का अलग होगा, फिर से ये रिपीट हो गया, ऐसे फिर से ये रिपीट हो जाएगी। तो बस ये जो कतारें हैं, इन कतारों को ऐसे लाइन से लगा दिया जाता है, 2-3 फसलें ऐसे ही अल्टरनेटली लगा दी जाती हैं। और इससे फ़ायदा क्या होता है कि वर्षा दोहन से इसके मृदा को सुरक्षित रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि जो फसलें हैं वो एक साथ एक टाइम पर नहीं कटती, अलग अलग टाइम पर कटती हैं, तो सॉइल इरोजन नहीं होता, फर्टिलिटी उसकी बनी रहती है, ठीक है ना। तो बस यही फ़ायदा है, ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है इंटरक्रॉपिंग सॉइल इरोजन को रोकने का। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा कंटूर प्लोइंग। कंटूर प्लोइंग में क्या होता है, यह समोच्च रेखीय जुताई। यहाँ पर प्लोइंग पैरेलल टू द कंटूर्स ऑफ द हिल फॉर्म द नेचुरल बैरियर्स। यहाँ पर भी सेम सिमिलर टू जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, सेम वैसी जो पहाड़ों पर बताई थी ना मैंने आपको, अभी जो एक खेती बताई थी, सेम उसी के सिमिलर जैसी होती है, थोड़ी सी ही डिफरेंट होती है यहाँ पर, ठीक है। टेरेस फार्मिंग जो बताई थी, तो यहाँ पर एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं को समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। मतलब यहाँ पर जो खेत उगाए जाते हैं ये पैरेलली उगाए जाते हैं। जो भी पहाड़ होते हैं वहाँ पर नेचुरल जो रुकावटें लगा दी जाती हैं प्राकृतिक, ठीक है ना, और उसी वाले कंटूर ढलान में पैरेलली उगा दिए जाते हैं, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। अगला है हमारा शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट का मतलब है रक्षक मेखलाएं। इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, रक्षक मेखलाएं। देखो नाम से पता चल रहा है कि ये रक्षक हैं। अब रक्षा किस चीज़ की कर रही हैं देख लेते हैं। यहाँ पर रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड, यहाँ पर पेड़ों की, ठीक है, या पेड़ों की कतारें लगा दी जाती हैं। जैसे हमने यहाँ पेड़ों की कतारें लगा दी हैं, बहुत सारे देखो यहाँ पेड़ उगा दिए, ये पेड़ों की कतारें लगा दी जाती हैं। क्यों लगा दी जाती है, जिससे कि जो हवा है, हवा के मूवमेंट को रोकने के लिए और सॉइल को इरोजन को रोकने के लिए, कि वहाँ की मिट्टी उड़ के दूसरे रीजन्स में ना चली जाए, दूसरे एरियाज़ में ना चली जाए। तो ये ज़्यादातर कहाँ पर होता है, ये होता है कोस्टल यानी कि तटीय क्षेत्रों में होता है, और जो सूखे इलाके होते हैं वहाँ होता है, ठीक है ना। कहाँ होता है, तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में होता है, क्योंकि वहीं पर सबसे ज़्यादा खतरा क्या होता है, वहीं पे खतरा होता है कि वहाँ की जो मिट्टी है वो हवा के साथ उड़ के दूसरी जगह ना चली जाए। और अगर मिट्टी उड़ के चली जाएगी तो किसान फिर अपना अनाज किस में उगाएगा। तो किसान ने ये तरीका अपनाया कि जो भी उसका खेत है उसके चारों तरफ उसने क्या करे, उसने उसके चारों तरफ पेड़ों की कतारें लगा दी, जिससे कि उसकी जो मिट्टी है जो जहाँ है वहीं पर रहे, दूर तक उड़कर ना जाए, और वो पूरा जो एरिया है वो उसका रेगिस्तान ना बन जाए। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है रक्षक मेखलाएं। तो ये जो मेखलाएं हैं, ये जो लाइन है पेड़ों की, ये क्या हो गई, इन्होंने रक्षा करी। किसकी रक्षा कर दी, रक्षा इन्होंने कर दी मिट्टी की। मिट्टी को कहीं और नहीं जाने दिया, है ना, और किसान को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बस यही है ये।
चलो आगे देख लेते हैं। अब अगला है हमारा वाटर रिसोर्स। वाटर रिसोर्स का मतलब क्या है कि जल के संसाधन। अब देखो जल का जो संसाधन है, पहली बात कि जल जो है वो एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। हमें पता है हाँ कि वो रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है ना। नेचुरली भगवान जी ने तो दिया है हमें जल, हमने खुद तो बनाया नहीं फैक्ट्री में, हमें नदियों में मिला है, सागरों में मिला है ना। तो ये क्या हुआ, ये नेचुरल रिसोर्स हुआ, संसाधन हुआ। और नवीकरणीय इसलिए है क्योंकि ये जो जल है ये बार बार रिसाइकिल होकर हमारे पास आता रहता है, ठीक है। अब देखो जो हमारी जो पृथ्वी है वो पृथ्वी का 3/4 3/4 भाग जो है वो किससे ढका हुआ है, वो जल से ढका हुआ है। इसीलिए जो हमारी पृथ्वी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग जल ग्रह बोलते हैं, यानी वाटर प्लैनेट कहा जाता है, ठीक है। अब कोई ग्रह है और वो 3/4 भाग किससे ढका हुआ है, देखो इसको ऐसे देख लेते हैं 3/4, यानी कि अगर मैं बोलूँ तो ये पूरा एरिया, इतना बड़ा एरिया हमारी धरती का किससे ढका हुआ है, ये ढका हुआ है हमारी धरती का पानी से। तो अब ऐसे प्लैनेट को हम क्या कहेंगे, अब इतना बड़ा एरिया ढका हुआ है तो ऐसे प्लैनेट को वाटर प्लैनेट ही कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है, मेजर एरिया है जो कि जल से ढका हुआ है, ठीक है। चलो अब अगला देख लेते हैं। अगला है फ्रेश वाटर। अब हमारी जो धरती है, ठीक है, हमारी जो धरती है, अब देखो जो मैंने अभी आपको बताया कि एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, 3/4 भाग जो है वो किससे ढका हुआ है, वो ढका हुआ है हमारे पानी से ढका हुआ है। अब ये पानी जो था ना, जब बहुत पुराना ज़माना था, प्रिमिटिव ओशियन था, यानी कि ये बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने की बात हो रही, जब धरती हमारी बनी थी 3.5 बिलियन ईयर्स एगो की बात हो रही है ये, ठीक है ना। तो उस टाइम पर जो थी, जब हमारी लाइफ शुरू हुई थी, तो वो लाइफ भी किस में शुरू हुई, वो लाइफ हमारी पानी में ही तो शुरू हुई थी, पानी था, इसीलिए यहाँ पर जीवन भी पनपा हमारी धरती पर। तो ये कारण ये भी हो गया कि जल ग्रह ये है, क्योंकि जल ग्रह कैसे बना, जल ग्रह इसी तरह से बना ये धीरे धीरे, फिर इस पर ज़्यादा पानी और आता चला गया, ठीक है ना। अब देखो, अब हमारा जो फ्रेश वाटर है, यानी कि अलवण जल जो है, फ्रेश वाटर की अगर मैं बात बोलूँ, अलवण वाटर पानी की अगर मैं बात बोलूँ, तो वो है हमारा 2.7% है, ठीक है। अब उसमें से भी 2.7% में से भी 70% कहाँ पर मिलता है, 70% हमारे ग्लेशियर्स में मिलता है, हमारी आइस शीट्स में मिलता है, अंटार्कटिका में मिलता है, ग्रीनलैंड में मिलता है, जो हमारे माउंटेन के रीजन होते हैं वहाँ पर मिलता है ना, बर्फ़ की चादरों, हिमानियों, वहाँ पर मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब लेकिन बहुत सारा भाग कैसा होता है इसका, अनएक्सेसिबल है, यानी क्या हमारी पहुंच में है ये पानी, नहीं है। अब ग्लेशियर पर कौन जाएगा पानी पीने के लिए, हमें एक गिलास पानी चाहिए, है कि नहीं। जब प्यास लगती है हम ग्लेशियर पर जाते हैं, नहीं जाते, हम अपने घर में से ले लेते हैं, है ना। तो बस इसको इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो पानी है ग्लेशियर का, आइस शीट्स का, जो कि पहाड़ों पर है, तो वो हमारी पहुंच के ही बाहर है, ये इनएक्सेसिबल है, ठीक है। अब सिर्फ कितना पानी हमारे लिए अवेलेबल है, वो है हमारे लिए सिर्फ 1% पानी हमारे लिए अवेलेबल है। हमारी पृथ्वी को चाहे हम लोग जल ग्रह कह रहे हैं, उसके बावजूद हमारे लिए जो पानी जो अवेलेबल है ना, जो मानव उपभोग के लिए उपलब्ध है, वो सिर्फ कितना है, वो है सिर्फ 1% है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, पानी को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्रेश वाटर बहुत कम है, ठीक है ना। अब ये वाटर भी देखो कहाँ पर है, ग्राउंड वाटर में है ना, भौम जल में है, हमारी नदियों में है, यानी रिवर्स में है, लेक्स में है, वाटर वेपर्स, झीलों में, जलवाष्प में, इनमें हमें मिलता है। अब इनसे निकालना भी बहुत आसान बात नहीं होती है, ग्राउंड वाटर से निकालना, है ना। उनके लिए बड़े बड़े नलके खोदे जाते हैं, अब तो नलकों पर भी बैन लग चुका है, गवर्नमेंट मना करती है, क्योंकि जो हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है वो क्या हो चुका है, वो हमारा दूषित हो चुका है, पॉल्यूटेड हो चुका है, ठीक है। हमारी नदियाँ पॉल्यूट हो चुकी हैं। अब तो सरकारें नदियों के पानी को प्योरीफाई करके लोगों के घरों में पहुंचा रही है, तब जाके पी सकते हैं। क्या हम नदी का पानी डायरेक्ट पी सकते हैं, नहीं पी सकते, क्योंकि वो इतना साफ़ नहीं होता, ना ही किसी झील का, लेक का पानी इतना साफ़ होता, ठीक है ना। तो फिर इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें जल को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल ही कल है और जल ही जीवन है, ठीक है ना। अगर जल नहीं है तो कल नहीं है। अगर आज के दिन हमें जल नहीं मिला, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तो
हम लोग मर जाएंगे बिल्कुल। पानी के बिना जीवन नहीं है, इस चीज़ को समझना होगा हम लोगों को, और पानी हमें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना होगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला है हमारा, देखो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि जो वाटर है, जो हमारा जल है, पृथ्वी पर जो जल है न तो बढ़ाया जा सकता है और न ही घटाया जा सकता है। अब ये कैसी बात आ गई कि ना तो बढ़ाया जा सकता और ना ही घटाया जा सकता। इसका मतलब क्या हम पानी को वेस्ट कर सकते हैं? अब तो यहाँ लग रहा है कि हमें खुली छूट मिल गई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर पानी तो ऐड नहीं होगा, लेकिन हम फ्रेश वाटर को अगर हम गंदा कर देंगे तो वो गंदा ही पानी हमें मिलेगा। तो क्या उस गंदे पानी को हम यूज़ कर पाएंगे अपने नहाने में, कपड़े धोने में, अपना खाना बनाने में, पीने में? क्या हम गंदा पानी पी पाएंगे? नहीं पी पाएंगे, ठीक है ना। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि पृथ्वी पर जल ना तो बढ़ाया जा सकता है और न ही घटाया जा सकता है। अब इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? जल चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी चीज़ को हम लोग? इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं जल चक्र, ठीक है। तो वाटर कैन नीदर बी एडेड नॉर बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ, इट रीन्यूड थ्रू वाटर साइकिल। अब ये वाटर साइकिल से जो है रीन्यू हो सकता है। अब टोटल वॉल्यूम जो होता है, जो हमारी पृथ्वी पर टोटल वॉल्यूम है, वो कांस्टेंट है। अब चाहे उसको हम साफ़ रखें या उसको गंदा रखें, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम साफ़ रखेंगे तो हमारे लिए ही क्या है, ये फ़ायदेमंद है। अब वाटर साइकिल जो हमने पहले पढ़ी थी ज्योग्राफी में, है ना, 6th-7th क्लासेस में हमने ये बहुत बार पढ़ चुकी है। वाटर साइकिल का कई बार जिक्र भी हुआ है। तो वाटर साइकिल में क्या होता है कि देखिए, मानो यहाँ पे वाटर है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ जल है, यहाँ बहुत सारा जल है, हमारी नदी है ना, महासागर है। तो उनमें से पानी इवेपोरेट होता है ऊपर की तरफ जब धूप आती है। तो इवेपोरेट होकर क्या होता है, तो पहला प्रोसीजर क्या होती है, क्या हो गया, इवेपोरेशन का हो गया। इवेपोरेशन के बाद क्या बन जाते हैं, यहाँ पर बादल बन जाते हैं। अब वही बादल क्या करते हैं, वही बादल नीचे की तरफ बारिश कर देते हैं। अब वही बारिश जब कर दी तो जब वो वही पानी किस में भर गया, हमारी नदियों में भर गया। अब नदियों में से बह बह के वापस किस में आ गया, हमारे महासागरों में ही आ गया और हमारी नदियों में ही आ गया, ठीक है ना। तो बस इसी वाले प्रोसीजर को क्या बोला है, जल चक्र बोला है। इसी जल चक्र से जो वाटर है, जो हमारा पानी है, उसे हम रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं, यानी कि नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जल चक्र से बार बार रिन्यू होता रहता है, ठीक है ना। चलिए, लेकिन हमें इसे गंदा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है सरकार का जब पानी गंदा हो जाता है। चलो अब देखो अगला पॉइंट क्या है, यूजेस ऑफ वाटर। अब जल का उपयोग क्या है, जल का उपयोग क्या है, हमारे पीने में देखो बहुत काम आता है। पिएंगे नहीं तो फिर जिएंगे कैसे, है ना। तो ड्रिंकिंग हो गया, वॉशिंग में है, अपने घर की सफाइयाँ हैं, एग्रीकल्चर, हमारे खेत हैं। अगर खेतों में पानी नहीं जाएगा तो क्या हमें अनाज मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। हमारी इंडस्ट्रीज़, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ इसी के ऊपर बेस हैं, जैसे कि कॉटन इंडस्ट्री होगी, पेपर पल्प की हो गई। बहुत सारे जो उद्योग हैं वाटर जल के ही ऊपर डिपेंड करते हैं। जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी भी इससे जल से ही प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। तो ये सारे क्या हो गए, इसके यूजेस हो गए। अब इसमें चैलेंजेस क्या क्या हैं हमारे लिए, चैलेंजेस मतलब चुनौतियाँ क्या हैं। देखो, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ रही है, सीधी सी बात है। पॉपुलेशन जितनी होगी लोग उतने ही पानी को यूज़ करेंगे, सभी को पानी चाहिए होगा, ठीक है ना। अर्बनाइजेशन है, शहरीकरण मतलब कि नगरीकरण है, तो उनमें भी क्या होता है, पानी बहुत ज़्यादा खर्च होता है। इतना गांव में खर्च नहीं होता जितने शहरों में पानी खर्च हो जाता है, ठीक है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, उसको खाने के लिए, हमें खेती के लिए, बढ़ती जनसंख्या को सस्टेन रखने के लिए हमें पानी चाहिए ही चाहिए। और ये हमारी आजकल की क्या है, इस समय की चुनौतियाँ हैं पानी के लिए, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। अब है प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। अब यहाँ पर जो जल की उपलब्धता है उसकी समस्याओं के बारे में बताया गया है। देखो यहाँ पर क्या है, स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। पानी की कमी जो है विश्व के कई प्रदेशों में, जल की कमी आपको पता है, एक तो हमारी इंडिया ही है उसमें से, ठीक है ना। अब इसमें से भी क्या है, अफ्रीका है, अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्ट यूएसए, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको और एंटायर ऑस्ट्रेलिया। यानी अगर हिंदी में पढ़ें, अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिम अमेरिका के बहुत कुछ भाग हैं, दक्षिण अमेरिका के भी कुछ भाग हैं, और उत्तर और पश्चिम मैक्सिको है, और संपूर्ण जो ऑस्ट्रेलिया है। इन सारे रीजन्स में
फ्रेश वाटर की क्या है, स्कैर्सिटी है, ठीक है। फ्रेश वाटर यानी कि अलवण पानी की क्या है, कमी हमें महसूस हो रही है। ये सारे वो वाले रीजन्स हैं, ठीक है ना। अब ये वाली जो कंट्रीज़ हैं उन वाले क्लाइमेटिक जोन्स में है जहाँ पर क्या पड़ता है, जहाँ पर ड्रॉट पड़ता है यानी कि सूखा पड़ता है, ठीक है। तो अब इस एशिया में हमारा देश भी आता है ना, साउथ एशिया में हमारा भारत आता है। तो बस हमारे यहाँ पर भी क्या हुई, पानी की कमी हुई। अब देखो, वाटर शॉर्टेज इज़ ड्यू टू वेरिएशन इन। अब वाटर शॉर्टेज के हम कारण देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। वाटर शॉर्टेज क्यों होती है, पानी की कमी क्यों होती है, क्योंकि सीजनल प्रेसिपिटेशन समय पर नहीं होता, वार्षिक वर्षण में विविधता होती है ना। जैसे कि मानसून क्या होता है, डिले हो जाता है, देरी से आता है, या फिर अगर हमने किसी जगहों पर ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर दिया। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पर पंजाब जो राज्य है, हरियाणा राज्य है, वहाँ तो हमने जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका इतना ज़्यादा दोहन कर दिया है, इतना ज़्यादा दोहन कर दिया है कि वहाँ की जो ज़मीन की नीचे की जो वाटर टेबल होती है ना, वो बहुत ज़्यादा निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। और अब किसानों को खेती करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर सलाइन पैन्स बन गए, मोटी मोटी मिट्टी में क्या जमा हो गया है, नमक जमा हो गया है। उनकी मिट्टी भी उपजाऊ नहीं रही, क्यों, क्योंकि उन्होंने जो ज़मीन का जो पानी है इतना ज़्यादा निकाल लिया है कि अब बहुत परेशानी हो रही है वहाँ पर खेती करने में। तो इसी को हमने क्या बोला है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि अति उपयोग। यहाँ पे अति कर दी गई थी, खेती करने के लिए इतनी ज़रूरत थी नहीं। साइंटिफिक तरीके से अगर देखा जाए तो ये लोग कम पानी में भी खेती कर सकते थे, लेकिन देखो नॉलेज की कमी थी। इसी के कारण हमारे जो किसान होते हैं, बहुत सारे किसानों को अज्ञानता रहती है कि किस तरह से खेती करी जाए, कितना उर्वरक यूज़ करा जाए, कितना पानी यूज़ करा जाए। ये उसी अज्ञानता का परिणाम है कि यहाँ पर पानी की क्या हो रही है, कमी हो रही है, ठीक है। इस पॉइंट को हमने समझ लिया। अब अगला क्या है, अगला है कंटेमिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्स, और जल स्रोतों का संदूषण। अब देखो, जो किसान जो है, अगर मानो कोई यहाँ पर कोई खेत है हमारा, ठीक है। अब वो एक किसान है और वो अपने खेतों को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहा है, यानी कि उर्वरक का यूज़ कर रहा है। अब जब कभी बारिश आएगी ना, जब भी कभी बारिश आएगी, एक मिनट, ठीक है। तो जब इसी भूमि पर जब वर्षा वाले दिन आएंगे, जब मॉनसून आएगा, तो जो पानी होगा ना वो इस सारे फर्टिलाइज़र को बहा कर ले जाएगा, ठीक है। अब उसी गांव में मानो कोई नदी बहती है, ठीक है, तो ये सारा की सारा सामान किस में पहुंच गया, इस नदी में पहुंच गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, जल स्रोत क्या हो गया, संदूषण, मतलब पोल्यूटेड हो गया, कंटामिनेट हो गई, हमारी नदी क्या हो गई, कंटामिनेट हो गई। और इसी तरह से अगर मानो कोई फैक्ट्रीज़ है, यहाँ पर फैक्ट्रीज़ खुली हुई हैं और वो फैक्ट्रीज़ अपना सारा कूड़ा करकट इन्हीं वाली नदियों में फेंक रहे हैं, ठीक है ना, लगातार फेंक रहे हैं। पूरी कानपुर जो पूरा इलाहाबाद, कानपुर, पूरी यूपी में जो पूरी गंगा यमुना ये जो सारी जा रही है ना नदियाँ, इनमें इसी तरह का पोल्यूशन हो रहा है, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का बहुत ज़्यादा पोल्यूशन यहाँ पर फेंका जाता है, सीवेज यहाँ फेंक दिया जाता है। तो इसी कारण जो हमारी गंगा है, हमारी जो यमुना है, वो पोल्यूटेड हो गई है, यानी जल स्रोत हमारे संदूषित हो गए हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने समझ लिया कि जल स्रोत संदूषित कैसे हो गए। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब है कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधनों का संरक्षण। अब हम इसका संरक्षण करें तो करें कैसे। अब देखो उसके भी कुछ उपाय हैं। हमें पता है कि चाहे वाटर जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन उसके बावजूद नवीनीकरण संसाधन है, उसके बावजूद हमें इसका संरक्षण करना ही है, ठीक है ना। इसका जो ओवर यूज़ है, अनपोल्यूशन, अनफिट फॉर द यूज़। अब पानी को क्या बनाता है, अनफिट बनाता है, क्योंकि पॉल्यूशन हमने मचा दिया है इतना ज़्यादा कि पानी में कचरा फेंक दिया है इतना ज़्यादा नदियों में कि नदियाँ ख़राब हो गई हैं। अब उन नदियों में मेजर कंटैमिनेंट्स हैं कौन कौन से हैं, जैसे कि सीवेज, मैंने आपको बताया कि फैक्ट्रीज़ में से सारा सीवेज नदियों में फेंक दिया जाता है, ठीक है ना। एग्रीकल्चर के जो फर्टिलाइज़र के जो केमिकल हैं वो सारे कहाँ जाते हैं, वो सीधे हमारी नदियों में ही जाते हैं। और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स
वो भी कहाँ जाते हैं, हमारी नदियों में जाते हैं। और सीवेज वो होता है जो कि हमारे घरों से निकलता है, जो हमारी किचन, बाथरूम, लैट्रिन, उनका जो गंदा गंदा पानी जो नालियों में से जाता है, और वो नाली पूरा कहाँ फेंकी जाती है, वो भी नदियों में ही फेंका जाता है। ठीक है, तो ये है मेजर कंटामिनेंट्स। अब आप सोचो कितनी गंदगी होती है हमारी नदियों में। ये मचाई किसने है, हम ही जैसे लोगों ने मचाई है, ठीक है ना। लेकिन हमें उसके उपाय भी करने होंगे। तो उसके उपाय में अब देखो, अब ये हिंदी में लिखा है यहाँ पर कि क्या है, वाहितमल है, कृषि रसायन है और औद्योगिक बहिस्राव है। ठीक है, अब है पोल्यूट वाटर। अब इस वाले जो गंदा जो पानी जो हमने फेंका है उसके अंदर है क्या क्या, उसके अंदर नाइट्रेट होते हैं। अब देखो ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि जो नदियों का पानी जो गंदा हो रहा है, जो हम फेंक रहे हैं, उसके अंदर कौन कौन से हैं, तो उसके अंदर नाइट्रेट का पोल्यूशन होता है, उसके अंदर धातुएं यानी कि मेटल्स होते हैं, और पेस्टिसाइड्स होते हैं जो कि खेतों से आता है। ठीक है ना। और इसमें से क्या है, ये क्या है, ये है नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब आसानी से ये ख़त्म नहीं होंगे, ये अजैव हैं। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इनको, और ये फिर से ह्यूमन बॉडी में पहुंच जाते हैं। अब देखो इसका एग्जांपल क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा दिल्ली में यमुना रिवर है, तो यमुना रिवर, अब जो ये जो यमुना रिवर है ना, इसमें इतना ज़्यादा ये नाइट्रेट, मेटल, पेस्टिसाइड, फैक्ट्री का पोल्यूशन, सीवेज इतना ज़्यादा हो गया है। पर लोगों ने क्या करा है कि इसी के आसपास अपने क्या करे हैं, सब्जियां उगाई हैं, खेती उगाई हैं। ठीक है ना। अब इन्हीं के अंदर क्या हुआ, इन्हीं के अंदर हमने क्या पढ़ा, हैवी मेटल्स पढ़ा। तो वही मेटल क्या होंगे, इनकी जड़ों में ये जो पानी है यहाँ से ले लेगा। ठीक है ना। अब यही वाली सब्जियाँ जो हैं वो यमुना के बाहर वाले इलाकों में बेची जाती हैं। अब वही सब्जियां जो हैं हम लोग अपने घरों में आके क्या करते हैं, पका लेते हैं। तो आया किसके अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर ही तो आया वो। ठीक है ना, मानव शरीर के अंदर पहुंच गया वापस। तो देखो करतूत भी किसकी, ह्यूमन की, और भुगतता भी कौन है, ह्यूमन ही भुगतता है। ठीक है, तो अब वही सब्जी जो है वो शहर के लोगों ने उगाकर खा ली। ठीक है ना, तो खाई किसने, शहर के लोगों ने खा ली। गंदगी किसने मचाई, शहर के लोगों ने मचाई। अब ये जो यमुना वाली जो मैंने आपको बात बताई है ना, ये कई बार न्यूज़पेपर्स में ऐसा आया है, कई बार। ठीक है, और स्पेशली कब आता है, जब देखो छठ पूजा मनाई जाती है, तो यहाँ पर घाट बहुत सारे सजाए जाते हैं। तो उसके बाद जो उसका जो सीन देखने वाला होता है, इतनी ज़्यादा गंदगी हो जाती है कि वहाँ पर कभी कभी बहुत सारे सफ़ेद सफ़ेद झाग दिखाए जाते हैं। तो वो झाग केमिकल के ही झाग होते हैं। ठीक है ना, वो झाग वही झाग है जो फैक्ट्रियों में से निकले हैं, जो वहाँ पर गंदगी मचाई गई है। ठीक है ना। तो अब ऐसा ही हाल हमारे उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, हमारी नदी कौन सी नदी है, गोमती नदी है। अब उसमें भी वही है, वो तो बहुत ज़्यादा गंदी नदी हो चुकी है गोमती नदी। उसके बारे में भी न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स आ रखे हैं कि यहाँ पर ये नुकसान हुआ, गोमती नदी ऐसी हो गई। ऐसे ही हमारा अगर आप देखोगे तो बेंगलुरु में आप देखिए, उसके भी न्यूज़पेपर में, अखबारों में कई बार आए हैं कि उसकी झीलों में क्या मिले हैं, बहुत सारे झाग मिले हैं। कई झीलों में आग भी लग चुकी है, सिर्फ गंदगी के ही कारण, केमिकल्स के कारण ऐसा हुआ है कि वहाँ की झीलों में आग लगी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर केस स्टडी भी पढ़ ली, यमुना की पढ़ ली, गोमती की पढ़ ली, और बेंगलुरु की भी देख लिए कि वहाँ की झीलों में तो आग तक लग जाती है। और जो सफ़ेद सफ़ेद झाग देखने में कई बार ऐसे आर्टिकल्स आए हैं, उनको देख के लगता है जैसे कि कश्मीर की बर्फ़ पड़ी हुई हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता, वो केमिकल्स के ही झाग होते हैं। ठीक है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, इन चीज़ों से सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी मेटल्स होते हैं, और उनसे जो लोग होते हैं उनको कई सारी बीमारियां भी हो जाती हैं। ठीक है, चलो अब अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा कंजर्वेशन मेथड। अब देखो हमने नुकसान तो बहुत पढ़ लिए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स पढ़ रही, सर में दर्द हो गया प्रॉब्लम्स देख देख के कि हमने क्या मचा दिया है। लेकिन इसके उपाय भी हैं, और वो उपाय हमें करने ही करने होंगे अगर हमें अपना जीवन बचाना है। ठीक है ना। अब वो कौन से हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रीट एफ्लुएंट्स बिफोर रिलीजिंग, यानी कि बहिस्रावों को उपर्युक्त विधि से शोधित करें। अब जैसे जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर नदी बह रही है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फैक्ट्रीज़ हैं। ठीक है ना। तो उन फैक्ट्रीज़ में ये कहा जा रहा है कि जब आप अपना यहाँ पे कूड़ा करकट यहाँ पर एफ्लुएंट फेंकते हो, तो उससे पहले क्या करो, उससे पहले यहाँ पर ट्रीटमेंट उसका करो, उसको छानो, उसको ट्रीट करो, उसको थोड़ा सा साफ़ कर दो,
फिर जाके हमारी नदियों में उसको भेजो। ऐसे आप नदियों को इतना गंदा नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लगा दो, ट्रीटमेंट प्लांट लगा दो कि गंदगी, जहरीलापन, टॉक्सिकपना जो भी है वो बाहर ही रह जाए और अंदर हमारी नदियों में इतना गंदगी ना मचाए, ठीक है। अगला है फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन कवर। ये तो हर बार आ रहा है कि वन और वनस्पति को हमें यहाँ पर लगाना चाहिए, जिससे कि क्योंकि बहुत सारे जो गंदगी जो होती है वो हमारे प्लांट्स भी अब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो नेचुरली साफ़ कर लेते हैं। आपने पढ़ा भी होगा कि जो हमारे वेटलैंड्स हैं वो क्या करते हैं, हमारे पानी को, है ना, आसपास के एरिया को, उसको प्योरीफाई कर देते हैं। तो फॉरेस्ट भी हमारा इसका एक इलाज है। दूसरा है हमारा वाटर हार्वेस्टिंग, कि जब बरसातें आती हैं, मानसून आते हैं, तो हम पानी, वो साफ़ पानी होता है जब गिरता है ना, तो उस साफ़ पानी को हार्वेस्ट करके रखें, उसी को अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपनी गाड़ी साफ़ करने, आंगन साफ़ करने, छत साफ़ करने, है ना, पशुओं को नहलाने में, उनमें हम ये वाला पानी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते कि हम बहुत ज़्यादा साफ़ पानी यूज़ करें जो कि हमें सरकार देती है, ठीक है ना। तो उससे भी हमारा पानी क्या होगा, बचेगा। अब एक है प्रॉपर लाइनिंग ऑफ द कैनाल टू मिनिमाइज़ द यूज़ ऑफ वाटर। खेतों को सिंचित करने वाली जो नहरें होती हैं ना, उनको ठीक से पक्का करो। अब जैसे मान लो कि ये कोई नहर है, ठीक है, अब वो नहर है, अब उसमें से पानी जो है वो बाहर निकल कर ना जाए, है ना, आसपास में प्रदूषण ना फैलाए। तो इसके लिए यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर लाइनिंग कर दो, यहाँ पर मोटी मोटी क्या बना दो, यहाँ लाइनिंग बना दो, उसको कर दो, जिससे कि जो है यहाँ पर पानी जो है, जो जिस चीज़ के लिए पानी दिया गया है उसी चीज़ में यूज़ हो, इवेपोरेट ना हो, है ना, गंदगी ना फैले। बस यही हमारे तरीके हैं जो हमने पढ़ लिए हैं। चलो अब आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा, एक है हमारा स्प्रिंकलर्स एंड ड्रिप इरिगेशन। स्प्रिंकलर और डिप अथवा टपकन विधि। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे मानो एक खेत है ये, ठीक है, अब ये खेत है, यहाँ पर ऐसे लाइन वाइज क्या है, बहुत सारे पेड़ पौधे यहाँ पर उगे हुए हैं, है ना, किसान ने जो है अपनी जोत लगाई है। अब उस जोत में क्या होगा कि यहाँ पर ऐसे पाइप्स लगा दिए जाते हैं, उन पाइपों में क्या होता है, ऐसे छेद होते हैं एक एक। तो इसमें स्प्रिंकलर्स क्या होता है कि यहाँ पर स्प्रिंकलिंग होगी, मतलब कि जैसे आपने फुवारा देखा है, तो फुवारे की तरह उसको एक आर्टिफिशियल वर्षा बोल सकते हैं, हम आर्टिफिशियल रेन बोल सकते हैं, कि यहाँ पर जो है स्प्रिंकलिंग का मतलब जैसे कि, हाँ, जैसे कि एक फुहार जो आ रही है, ऐसी फुहार सी निकलती है इसके अंदर से, ऐसी, इसको बोलते हैं फुहार, पानी की फुहार निकल रही है, मतलब बहुत ही एक छोटे से पॉइंट में से पानी की फुहार का निकलना, और कम फुहार निकल रही है, इससे बहुत कम पानी यूज़ होता है। ये तो हो गया स्प्रिंकलर। और ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि ऐसे ही पाइप होते हैं और यहाँ पर ऐसे छेद होता है, तो वहाँ पर बस बूंद बूंद करके पानी टपकता है, उसकी जड़ों के पास, पौधे की जड़ के पास बूंद बूंद पानी टपकता है। इसमें बहुत कम पानी यूज़ होता है, तो इससे भी हम लोग पानी का जो यूज़ है उसको बचा सकते हैं। बहुत ही कम पानी में हमारे खेत खलियान जो है लहराएंगे। ज़्यादा पानी वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे कि पंजाब और हरियाणा में हमने केस स्टडी पढ़ी है अभी, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी डिप और टपकन विधि, यानी कि पानी बस यहाँ पर ऐसे टपक रहा है, टप 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 पानी टपक रहा है। और कहाँ टपक रहा है, वो टपक रहा है उस पौधे की जड़ में, सीधा जड़ में जा रहा है, वो वेस्ट नहीं हो रहा, ठीक है। और स्प्रिंकलर में मैंने क्या बताया भी आपको कि यहाँ पे ऐसे पानी की फुहार सी आती है, ऐसी बौछार सी आती है, जैसे कि आर्टिफिशियल रेन हो रही हो, है ना, बस ये है इसका मतलब। तो यहाँ पर खेतों में बगैर ज़्यादा पानी को वेस्ट करे हमने अपने खेतों में पानी भी दे दिया, ये तरीका है। चलो अब देख लेते हैं नेचुरल वेजिटेशन और है वाइल्ड लाइफ, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। अब देखो ये हमने पहले भी पढ़ा था कि ये जो है नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ कहाँ पर होती है, ये होती है नैरो जोन ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर। जैसे हमने आपको बताया था ये है लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और है एटमॉस्फेयर। इन तीनों का छोटा सा जो जोन होता है यहाँ पर, यहीं पर हमारा जीवन फलता फूलता है, तो यहीं पर नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ आएगी। और इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर बोलेंगे। और बायोस्फीयर किससे मिलकर बना, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर। इन तीनों से मिलकर एक छोटी सी जगह, वो जगह जहाँ पर लैंड भी है यानी भूमि है,
पीने के लिए पानी है और सांस लेने के लिए हवा है, उस छोटे से एरिया को हमने क्या बोला, बायोस्फीयर यानी कि जैव मंडल बोला। ठीक है, क्या बोला, जैव मंडल बोला। ये एक बहुत ही संकरा क्षेत्र होता है। तो बस वही यहाँ पर बताया गया है। अब बायोस्फीयर में जो लिविंग बींग्स जो होते हैं, है ना, जो सभी जीवित जातियाँ जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। अब इसी वाले पूरे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम यानी कि पारितंत्र कहते हैं। कि यहाँ पर हर जीव एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है और इंटर रिलेटेड है। ऐसे अकेला कोई नहीं रह सकता, सभी एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट रहते हैं और इंटर रिलेटेड भी रहते हैं। अगर एक भी स्पीशीज़ को नुकसान होता है तो धीरे धीरे बाकी स्पीशीज़ को भी नुकसान होता है। ऐसा नहीं है कि अगर सिर्फ एक स्पीशीज़ को आप नुकसान करोगे तो बाकी को बहुत फ़ायदा हो जाएगा, ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दूसरी को भी जो स्पीशीज़ हैं, जो जातियां हैं, जनजीवन जातियां जो हैं, उनमें उनको भी नुकसान पहुंचता ही पहुंचता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी कि चेन रिएक्शन है। एक को करोगे दूसरे को नुकसान होगा ही होगा। ठीक है, अब इसकी कुछ इम्पॉर्टेंस भी देख लेते हैं। जो हमारी वेजिटेशन है, हमारी जो वाइल्ड लाइफ है, उसकी हमारे लिए महत्ता है क्या, जो हमने इतना लंबा चैप्टर पढ़ा है, इसकी महत्ता है क्या। इसकी महत्ता ये है, देखिए, जो प्लांट्स होते हैं, जो मतलब पेड़ पौधे जो हो गए हैं, ये जो पेड़ पौधे हैं, यहाँ से हमें क्या मिलता है, टिम्बर मिलता है। टिम्बर का मतलब क्या है, इमारती लकड़ी, जिसे हम इमारतें बनाते हैं, है ना, घर में फर्नीचर बनाते हैं। जो एनिमल्स हैं यानी कि जानवरों को, प्राणियों को आश्रय मिलता है। पेड़ पौधों पर कौन रहते हैं, जैसे कि बंदर रहते हैं, कई सारे पक्षी रहते हैं। इन्हीं पेड़ों से क्या मिलती है हमें, प्लांट से ऑक्सीजन भी मिलती है। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो जीवन संभव है ही नहीं। ठीक है ना, इन्हीं पेड़ों से हमारी सॉइल, जो हमारी जो मृदा है, उसकी सुरक्षा भी होती है। अभी पूरे चैप्टर में हमने यही तो पढ़ा है ना। अब है स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, और भूमिगत जल को भी संग्रह रखते हैं, क्योंकि जिस जगह पर पेड़ होते हैं उस जगह उनकी जो जड़ें होती हैं वो जल को भी संरक्षित रखती हैं और वहाँ की मिट्टी को भी सुरक्षित रखती हैं। ये होती है प्लांट्स की महत्ता। ठीक है, अब यही प्लांट्स जो हैं, यही जो पेड़ पौधे हैं, हमें क्या देते हैं, ये हमें देते हैं फ्रूट्स यानी कि फल देते हैं। ठीक है ना, नट्स देते हैं, लेटेक्स देते हैं, तारपीन का तेल देते हैं, गोंद, औषधि, पौधे और कागज़ देते हैं, जिससे हमारी सारी इंडस्ट्रीज़ वगैरह चलती हैं, हमारा जीवन यापन चलता है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। अब है वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स। अब वाइल्ड लाइफ में क्या है, एनिमल्स हैं, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एक्वेटिक लाइफ, यानी वन्य जीव के अंतर्गत कौन कौन आता है, जंतु आते हैं, पक्षी आते हैं, कीट आते हैं और जल में रहने वाले जीव भी आते हैं। अब इन्हीं जो जंतु जीव हैं, इन सब से हमें क्या मिलता है, दूध मिलता है, मीट मिलता है, हाइड्स, वूल और हनी मिलता है। दूध, मांस, खाल, ऊन, ये सब हमें इन्हीं से प्राप्त होता है, इन्हीं वाइल्ड लाइफ से। ठीक है ना, अब इन्हीं वाइल्ड लाइफ से पॉलिनेशन भी होता है, यानी कि परागण में मदद मिलती है। पॉलिनेशन क्या होता है, जैसे कि जो हमारे खेत होते हैं, है ना, अगर हमारे इस संसार में, इस एनवायरनमेंट में मधुमक्खी नहीं होगी, ये इंसेक्ट्स नहीं होंगे, बर्ड्स नहीं होंगे, एनिमल्स नहीं होंगे, तो यहाँ पर जो फूल लगते हैं ना, उनका पॉलिनेशन नहीं होगा और ना ही हमारे जो खेत हैं उन पर कभी फल आ पाएंगे। तो ये सब भी किसके कारण हुआ, ये सब भी हमारे वाइल्ड लाइफ में इन वाले एनिमल्स, इंसेक्ट्स, इन सब के ही कारण हुआ कि पॉलिनेशन इन्हीं की वजह से होता है। ठीक है, तो इन्हें भी हमें डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। अब है हमारा डिकम्पोजर्स और वल्चर्स। ये क्या है, अपघटता और गिद्ध। अब देखो यहाँ पर क्या बताया गया है, हाँ ये देखो, अब ये जो हमारे जो एनिमल्स हैं, है ना, इनमें से कई लोग डिकम्पोजर्स का काम करते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर वल्चर्स। वल्चर्स मतलब है, यहाँ गिद्ध की बात हो रही है कि जो गिद्ध है ये क्या करता है कि जो भी मरे हुए एनिमल्स होते हैं, है ना, उनको ये गिद्ध जो होता है वो खा जाता है। फीड ऑन द डेड लाइफ स्टॉक को क्या करता है, ख़त्म कर देता है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको स्कैवेंजर कहा जाता है। और यही पूरे एनवायरनमेंट को क्लीन भी करता है। क्यों, क्योंकि अगर
मरा हुआ एनिमल जो होगा, अगर उसको ख़त्म नहीं करा जाएगा तो क्या होगा, सड़ान बचाएगा, उसके अंदर बैक्टीरिया वायरस पूरे एनवायरनमेंट में फैल जाएंगे, है ना। तो ऐसा ना हो, इस चीज़ के लिए भगवान जी ने एक ऐसा एनिमल बनाया है वल्चर नाम का, जो कि स्कैवेंजर का काम करता है और हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन भी रखता है, ठीक है। तो गिद्ध क्या करता है, मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है, यानी पर्यावरण का ये शोधक है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। अब देखो गिद्ध के बारे में एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम्स में कई बार पूछा जाता है कि जो हमारे जो वल्चर्स हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो लोग उनकी ये जो पक्षी है ना, ये जो गिद्ध जो पक्षी हैं, इनकी किडनी ख़राब हो रही है। अब किडनी ख़राब क्यों हो रही है, क्योंकि ये उन वाले जानवरों को खा लेते हैं जिन जानवरों को कभी बुखार हुआ होगा, तो जब उनका ट्रीटमेंट हुआ होगा, इलाज हुआ होगा, तो जो उनको जो दवाई दी गई होगी ना, उनको जो दवाई दी गई होगी, पेन किलर दी गई होगी, तो उसके अंदर डिक्लोफिनेक होगी। क्या होगी, डिक्लोफिनेक नाम की एक दवाई होती है, ये उनको दे दी जाती है। अब ये मानो दवाई लेने के बाद, इलाज के बावजूद वो एनिमल मर गया, ठीक है। अब उसको खाएगा कौन, उसको खाएगा ये गिद्ध खाएगा। अब इस जानवर के अंदर, क्योंकि ये जानवर था, ये मर चुका है, अब इस जानवर के अंदर क्या थी, ये वाले डिक्लोफिनेक नाम की दवाई थी। अब वो इसके शरीर में पहुंच चुकी है, अब इसके शरीर में पहुंच चुकी है, तो इसी दवाई के कारण इसकी किडनी ख़राब हो जाती है, ठीक है ना। किडनी ख़राब हो जाती है तो बस फिर इसकी लाइफ पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है, इनकी भी मौतें हो रही हैं इसी कारण से। तो डिक्लोफिनेक नाम करके एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन आया है कि जो हमारे गिद्ध हैं, वल्चर हैं, उनके ऊपर किस चीज़ का संकट छाया हुआ है, तो वह है डिक्लोफिनेक नाम की दवाई से वो जानवरों का इलाज के लिए यूज़ करी जाती है। उन्हीं वाले जानवरों को ये गिद्ध खा जाते हैं और फिर इनकी भी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, इनकी किडनी ख़राब हो जाती है। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। अब ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स, वनस्पति की वृद्धि किस पर निर्भर करती है। अब जो वनस्पति हम आसपास देखते हैं तो वो टेम्परेचर पर निर्भर करती है, मॉइस्चर पर करती है। अब गर्मियों में क्या होते हैं, सारे खेत सूख जाते हैं, आपको पता होगा ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, तो यहाँ हमने समझ लिया हाँ भाई टेम्परेचर का तो बहुत असर पड़ता है, मॉइस्चर का भी पड़ता है, क्योंकि अगर बारिश ना आए, एनवायरनमेंट में बारिश ना आए, आर्द्रता ना हो, मॉइस्चर ना हो, तो भी हमारे पेड़ पौधे अच्छी तरह नहीं उगते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ ये पॉइंट हमें समझ में आ चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। वो 4 वर्ग कौन कौन से हैं, तो वो 4 वर्ग हैं हमारे, पहला आता है हमारा फॉरेस्ट है, ठीक है। सेकंड है हमारा ग्रासलैंड, क्या है, सेकंड है ग्रासलैंड, और थर्ड है हमारा ड्राई लैंड, और फोर्थ है हमारा टुंड्रा। थर्ड है ड्राई एरियाज और फोर्थ है हमारा टुंड्रा वनस्पति। एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो पहला था हमारा फॉरेस्ट लैंड, मतलब वन। अब देखो वनों का जो एरिया है, जो मुख्य 4 वर्ग हैं उसमें से एक फॉरेस्ट है। यहाँ पर क्या होती है, यहाँ हैवी रेनफॉल माने भारी वर्षा से इससे आइडेंटिफाई करा जा सकता है। जहाँ पर भारी वर्षा होगी वहाँ पर विशाल वृक्ष होंगे, सीधी सी बात है, ह्यूज ट्रीज़ होंगे, बहुत अच्छे से फल फूल रहे होंगे, तो उस वाले एरियाज़ को हमने क्या बोला, उस एरियाज़ को हमने फॉरेस्ट यानी वन बोला। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या है, वेजिटेशन है, वाटर सप्लाई है, हमें पता है। अब आता है सेकंड आता है घास स्थल ग्रासलैंड। अमाउंट ऑफ मॉइस्चर यहाँ पर थोड़ा सा कम होता है, जितना मॉइस्चर फॉरेस्ट वाले एरिया में था, है ना, वन वाले एरिया में था, उससे मॉइस्चर थोड़ा कम होता है, यानी नमी आर्द्रता यहाँ पर कम होती है। तो यहाँ पर जो साइज़ है और डेंसिटी है ट्रीज़ जो पेड़ हैं, वृक्षों का आकार भी छोटा होता है और उनकी सघनता भी कम होती है, मतलब छोटे हाइट के होते हैं और दूर दूर होते हैं, ठीक है ना, पास पास नहीं होते, तो उनकी सघनता क्या हो गई, कम हो गई। यहाँ पर रेनफॉल कम होती है, सीधी सी बात है कि जहाँ पर बारिश कम होगी, वर्षा जो होगी वो सामान्य होगी, हैवी नहीं होगी, यानी भारी वर्षा नहीं हो रही है लेकिन सामान्य वर्षा हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, छोटे पेड़ होंगे और वो दूर दूर होंगे, ठीक है ना। अब आता है ड्राई एरियाज़, यानी कि थॉर्नी श्रब्स, यानी कि गुल्म जिन्हें बोलते हैं। तो यहाँ पर थॉर्नी का मतलब क्या हो, कांटेदार होते हैं, इन पे कांटे लगे होते हैं। श्रब्स ग्रोज, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा
कम बारिश होती है। अब ये आपने कहाँ देखा होगा, ये आपने रेगिस्तान में देखा होगा। जैसे कि क्या होते हैं जो हमारे घरों में भी लगे होते हैं, एलोवेरा। एलोवेरा कहाँ पर होता है, वो रेगिस्तान में होता है ना। और उनके पत्तियों पे क्या होते हैं, उनकी पत्तियों पे ऐसे कांटे भी होते हैं, ठीक है ना। अब कांटे क्यों होते हैं, जिससे कि कोई जानवर उन्हें खा ना ले। उनकी पत्तियों पर ऐसे मोम सा भी लगा होता है, जिससे कि पानी जो है ट्रांसपिरेशन के रूप में ना उगे, ठीक है। और एक हो गया हमारा कैक्टस, ठीक है, कैक्टस हो गया, एलोवेरा हो गया। तो ये ऐसे ही ड्राई एरियाज़ में पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये जो पेड़ होते हैं, यहाँ पर क्या है कि पौधे की जड़ें गहरी होती हैं, पत्तियाँ कांटेदार होती हैं और मोमी सतह होती है। मोमी सतह होती है जिससे कि उनका पानी जो है वो धूप में, गर्मी में ना उड़े, ठीक है ना उड़े और ना ही कोई जानवर उन्हें खाए। तो बस यहाँ पर क्या होता है, लॉस ऑफ ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है, ठीक है। अब अगला है यहाँ पर टुंड्रा वेजिटेशन, टुंड्रा वनस्पति। देखो ये जो है पोलर एरियाज़ में होता है। पोलर एरियाज़ कौन से होते हैं, पोलर एरिया जैसे ये हमारी पृथ्वी है, तो यहाँ पर कौन सी है, यहाँ पर इक्वेटर होती है, यहाँ पर होता है नॉर्थ पोल, आपको पता होगा, और नीचे की तरफ है साउथ पोल। तो ये वाला जो एरिया होता है जो 90 डिग्री लैटीट्यूड के आसपास वाला एरिया होता है, यानी कि ध्रुव क्षेत्र की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इन पोलर एरियाज़ में टुंड्रा वेजिटेशन पाया जाता है। शीत ध्रुवीय प्रदेश में ये पाए जाते हैं। यहाँ के प्लांट्स बहुत अलग हैं। कौन से हैं, एक तो है मॉसेस और एक है लाइकन्स, ठीक है। ये बिंदी यहाँ नहीं आएगी, मॉस ऐसे आएगा, ठीक है। ये है मॉस और है लाइकन, ये वाले यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है। चलो अगला देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर एक डिफरेंस है, एवरग्रीन का डिफरेंस और एक है डेसिडुअस का डिफरेंस। एवरग्रीन कौन से होते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत घने होते हैं, यानी कि बहुत डेंस हो गए, ठीक है ना। तो जहाँ बारिश लगातार हो रही है, हर दिन बारिश हो रही है, वो अपनी पत्तियों को एक साथ नहीं गिराते। तो यानी कि ये कौन से हो गए, ये हो गए सदाबहार वन हो गए, ठीक है। सदाबहार की हमेशा ही इनमें बहार रहती है, सदा ही क्या है यहाँ पर बहार हमें दिखेगी ही दिखेगी, हरे भरे दिखेंगे। ये कौन से एरियाज़ में होते हैं, ये होते हैं उन वाले एरियाज़ में जहाँ पर कि 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा यानी कि बारिश होती है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर देखूँ तो देखो ये है 0 डिग्री इक्वेटर। तो इस इक्वेटर के आसपास का जो एरिया होता है, ठीक है ना, ये वाला एरिया, अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे आइडेंटिफाई करूँ, ये एरिया जो है ये क्या हुआ हमारा, यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं। और ये क्लासेस हम पहले ही ले चुके हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा अमेज़न के घने जंगल, पढ़ा होगा, क्लास 7 में हमने पढ़ाया था, ठीक है ना। अगर जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा तो वो जाके क्लास ज़रूर देख लीजिए। अब आता है डेसिडुअस ट्री। डेसिडुअस में क्या होता है कि ये अपनी पत्तियाँ एक पर्टिकुलर सीज़न में एक साथ गिरा देते हैं। तो ये इससे अगला रीजन होता है, यहाँ बारिश थोड़ी सी कम होती है, ठीक है ना। ये वाला रीजन, ये जो रीजन मैंने लाइन बनाई है, ये थोड़ा इससे रीजन थोड़ा हट के होता है। यहाँ पर लेस डेंस, इतने घने नहीं होते। और ये यहाँ पर जो बारिश होती है, जो रेनफॉल होती है, वो 70 से 2 सेंटीमीटर तक की होती है। तो ये बस मोटा मोटा हमने डिफरेंस देखा है यहाँ पर सदाबहार में और डेसिडुअस पर्णपाती में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो हमारी सरकारों ने क्या करा है कि हमें पता है कि फॉरेस्ट जो है, जंगल जो है, हमारी वेल्थ होते हैं, मतलब हमारी धन दौलत है, हमारी संपदा है, ठीक है ना। और प्लांट्स जो होते हैं वो हमारे एनिमल्स, जीव जंतु, उनको क्या करते हैं, उनको आश्रय देते हैं। लेकिन हमारे ह्यूमन इंटरफेरेंस, मानवीय हस्तक्षेप ने इनके आवास को क्या कर दिया है, नष्ट कर दिया है। और बहुत सी जो जातियां हैं जानवरों की, वो बहुत असुरक्षित हो गई हैं, संकटतापन्न हो गई हैं, कई तो एक्सटिंक्ट भी हो गई हैं। एक्सटिंक्ट मतलब अब वो है ही नहीं, अब वो मिलती ही नहीं है, कितना भी ढूंढ लो, ठीक है ना। तो साइंटिस्ट लोगों ने हम लोगों को अलर्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हमें बताई हैं, हमें उन लोगों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। मैनी स्पीशीज़ क्या हो गई है, वल्नरेबल हैं, जो कि अभी खतरे में है, कुछ एंडेंजर है, ठीक है।
अब देखो हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा है, बहुत सारे नेशनल पार्क्स बनाए हैं। इसीलिए नेशनल पार्क्स बनाए हैं जिससे कि उन वाले जो जानवर हैं, जीव जंतु हैं, वहाँ पर उनको सुरक्षित रखा जा सके, उनके जीवन को बचाया जा सके। तो एक हो गया नेशनल पार्क हो गया, एक हो गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और एक हो गया बायोस्फीयर रिजर्व्स। ठीक है, ये बनाए जाते हैं जिससे कि हम लोग प्रोटेक्ट कर सकें, नेचुरल वेजिटेशन को भी प्रोटेक्ट कर सकें और जो उसके अंदर रहने वाले वाइल्ड लाइफ हैं, है ना, उनको भी बचा सकें। यानी हिंदी में अगर देखें तो राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य और जैव मंडल, ठीक है, निचय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। तो ये अब समझ में आ गया कि नेशनल पार्क किस लिए बनाए जाते हैं, इन्हीं लोगों के संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं। इसी तरह से हमने ये देखा होगा कि वेटलैंड्स जो होते हैं बहुत सारे, वो भी सरकार जो होती है उनको भी बहुत ध्यान से रखती है, कंजर्व करती है ना। चलो, इसमें है कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स और वेटलैंड्स नेसेसरी टू सेव द प्रीशियस रिसोर्सेज। ठीक, संकरी घाटियाँ, झीलें और आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। अब जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने बहुत सारे क्या कर रखे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चला रखे हैं, जैसे कि प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम जो हैं वो चलाए जाते हैं, जैसे कि सामाजिक वानिकी और वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए। सोशल फॉरेस्ट्री में से एक है, सोशल फॉरेस्ट्री हो गया, ठीक है ना, वन महोत्सव हो गया। इनको हमें एंकरेज करना चाहिए। क्यों? इनको हम एंकरेज करेंगे तो इसकी महत्ता जो है चारों तरफ फैलेगी, लोगों के अंदर जागरूकता आएगी, ठीक है ना। और इस चीज़ के लिए कानून भी बना रखे हैं, लीगल बैकिंग दे रखी है, जिससे कि हम एनिमल्स को, प्लांट्स को नहीं मारें, उनको डिस्ट्रॉय नहीं करें, जंगलों को डिस्ट्रॉय नहीं करें, ठीक है। अब देखो अगला समझ लेते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि इंडिया है। इंडिया में अगर हम लॉयन, टाइगर, डियर और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को अगर हम किल करेंगे यानी मारेंगे, पीकॉक को मारेंगे, तो ये इलीगल है। क्या है ये? इलीगल है, अवैध है। इसके लिए सज़ा के प्रावधान है, फाइन है इसके लिए, ठीक है। अब देखो, अब एक साइट करके एक इंटरनेशनल लेवल पर क्या बना रखी है, ये साइट एक वैसी ये क्या है, कन्वेंशन और इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फना, यानी द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंटरनेशनल स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फना। ये होगी साइट्स करके CIEES होगी, ठीक है। तो ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है सरकारों के बीच में। क्या है? सरकारों के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ये भी हमारी वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स, इनके ही कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। ये क्या इंश्योर करते हैं? ये इंश्योर करते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ फ्लोरा एंड फना जो है ऐसा ना हो कि हमारे जो जीव जंतु हैं वो खतरे में आ जाएं, ठीक है ना। अगर इंटरनेशनल का ट्रेड होगा तो यहाँ पर ये सुनिश्चित करता है कि वन्य प्राणी एवं पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन का कोई खतरा ना हो, ठीक है, ना ही उनका व्यापार हो और ना ही उनके जीवन पे कोई खतरा कभी मंडराए। अब हम मोटा मोटा ये पॉइंट भी देख लेते हैं कि रफली 5000 स्पीशीज़ एनिमल्स की हैं और 28,000 जो हैं वो किसकी हैं, प्लांट्स की हैं। ये सारी प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। 5000 जातियाँ पशुओं की, 28,000 हैं पौधों की, ठीक। तो देखो अभी चैप्टर हमारा पूरा हो गया। चैप्टर काफ़ी लंबा था लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप जो है हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो बनेंगे। अभी इसके लिए आपकी MCQs की वीडियो भी आ जाएगी, ठीक है, तो आप वो भी ज़रूर देखें। और एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन चैप्टर में बनेंगे, इसको पूरा देखें, रिवाइज़ करें। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस वाले चैप्टर में। तो चलिए हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी ज़रूर करें और बच्चों के साथ शेयर भी करें। उन बच्चों को ज़रूर बताएं जिन्हें NCERT पढ़नी है। तो और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।